ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं अपना बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। मैं आई एम अंकित शर्मा एंड मैं एक्चुअली इस फील्ड में अमेजन ई कॉमर्स फील्ड में काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ। मेरा इस डोमेन में अप्रोक्स मोर देन 9 इयर्स हो चुका है। 2014 से मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें एंड मैंने डीपली इस पे वर्क किया है और मैं अमेजन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से इसमें कई लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, पहले भी काफ़ी, है ना। अप्रोक्स 4 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसमें। और इसमें काफ़ी जो इनके जो इंटरनल चेंजेस, इंटरनल टूल्स और ये सब हो गए, जितने भी टूल्स होंगे मैक्सिमम वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली, है ना। और आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मेरी क्लासेस के बाद, ठीक है। और अगर कोई भी कैसे भी आपको डाउट हो या कैसा भी कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। बिल्कुल आप बेझिझक पूछिए, कैसा भी डाउट है आप लेके आइए, किसी भी टाइम पे लेके आइए, ठीक है। मैं आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूंगा ई कॉमर्स फील्ड। ओके। ओके, थैंक नाउ यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे ये कोर्सेज का डिटेल है बस, है ना। ये मैं अगला इस पे ला रहा हूँ। देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूँ बेसिक टू बेसिक, अगर मतलब मैं बेसिक टू बेसिक आ रहा हूँ कि एक्चुअल ई कॉमर्स होता क्या है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स होता क्या है, अगर अपन इसको डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा है कि जस्ट आई एम जस्ट अपन ई कॉमर्स को ऐसे बोल सकते हैं ना कि कोई भी अपन ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए या कोई ऐसी वेबसाइट बनाए जो कि हमारे गुड्स और सर्विस को ट्रेडिंग के लिए इनेबल करे, जस्ट लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई से भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां से बायर कुछ भी परचेज करना चाहे परचेज कर सकता है और कोई भी सेलर वहां अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है ना। तो ऐसे कोई ट्रेडिंग कर सके, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ या कोई भी वेबसाइट हुई, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपके में कोई ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी ई कॉमर्स पे किसी का बिजनेस चल रहा हो या अभी कोई कर रहे हो या कोई इश्यू फेस हुआ हो प्रीवियस में, या कोई ऐसा है कोई अभी इसमें मतलब आप लोगों में? नो सर। अच्छा, ओके, नो श्योर। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन दी कि जितने जो अमेजन और जितने भी प्लेटफॉर्म है इनको अपन क्या कहते हैं, मार्केट प्लेस कहते हैं। व्हाट इज दिस? मार्केट प्लेस। ये होता है मार्केट प्लेस, है ना। हम इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कहते हैं, बात एक ही होती है इसमें, ठीक है। अब बेसिकली इनमें क्या रहता है कि ये भी कुछ टाइप होते हैं, मतलब इनमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ इसमें कुछ। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या रहता है कि जैसे कि जितने भी प्रोडक्ट्स को कोई भी सेलर किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करेगा, है ना, तो उनकी कुछ रूल्स, गाइडेंस, मतलब गाइडलाइंस और कुछ पॉलिसीज और ये सब इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि आपको इस हिसाब से सेल करना है, इस हिसाब से नहीं करना है। वो अपन पूरा डिटेल में आगे आएंगे, आगे अगर के अपना जो मतलब जो अपना ये 4-5 मतलब 5 दिन का जो सेशन है उसमें अपन पूरा ही कवर करेंगे, ओवरऑल ए टू जेड, वन बाय वन, कि कैसे करना है, क्या करते हैं, अमेजन पे लिस्ट कैसे करना है, कैसे ऑर्डर आते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सब ओवरऑल टोटल ऑल द थिंग्स वी विल कवर हियर। ओके। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि मैं आपको अगर बेसिक जानकारी दूं तो इसमें क्या रहता है, जैसे सपोज दैट अमेजन हुआ, ये फ्लिपकार्ट हुआ, या जैसे मीशो हुआ, या कौन से हैं अपने मिंत्रा, ये प्लेटफॉर्म हुए, है ना। अब इन तक क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके खुद के प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करते हैं कि जैसे हम सेलर हैं, मैं यहाँ पे एक सेलर हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स
मतलब मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये यहाँ पे ये कोई बायर है, ठीक है, जो बायर प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर अब मतलब अब मेरे पास है ये प्रोडक्ट, अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट्स को मैं क्या करूंगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मतलब इन प्लेटफॉर्म पे मैं ऑनबोर्ड करूंगा, इन प्लेटफॉर्म पर, है ना। ऑन बोर्ड का मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट करूंगा, ठीक है, उसको कहते हैं लिस्ट करना, ये, ठीक है। और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जब यहाँ पर शो होने लगेगा इन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, है ना, बायर उनको यहाँ से अपने लिए परचेज करेगा, ठीक है। मींस एक प्रोसेस ऐसी है कि मैं यहाँ से अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बायर को सेल कर सकता हूँ, है ना। लेकिन इस वाले केस में, ई कॉमर्स वाले केस में, मेरे सामने मेरे बीच में कौन आ गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट। यानी कि क्या हुआ, इन्होंने बस ये एक मेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया, इन मार्केट प्लेस ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि जहां पे मैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली लिस्ट कर सकता हूं और बायर यहां से परचेज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमसे कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं कि कमीशन चार्ज करेंगे, है ना, कुछ कमीशन चार्ज करेंगे, कमीशन के साथ हमसे कोरियर चार्जेस भी लेंगे, वो हमसे कोरियर चार्जेस, है ना। इस तरीके से ये कोई भी हमसे फीस लेते हैं, मतलब जो इनके अपन आगे आके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चार्जेस लेते हैं, है ना। ये कोरियर चार्जेस इस तरीके से ये हमसे लेते हैं, ठीक है। तो अगर अगर हम देखें कि अगर हम ये ऊपर वाले केस में देखें, अगर हम अमेजन से कर रहे हैं, तो सपोज दैट मैं आपको ओवर नॉर्मल सिनारियो दे रहा हूँ, ये अपन बाद में पूरा A to Z इंटरनली कवर करेंगे कैसे हो रहा है ये प्रोसेस। अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू ऐसा दे रहा हूँ कि आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज में, है ना। तो सपोज दैट मैं कोई सेलर हूँ और मैंने अपना ₹100 का प्रोडक्ट है वो मैंने सेल किया अमेजन पर, ठीक है। अमेजन ने सपोज दैट मेरे से कहा कि मैं आपसे 10% कमीशन। Sir, you are not audible. सॉरी टू इंटरप्ट यार, एक कॉल आ गया था जस्ट अभी, इसलिए थोड़ा इंटरप्ट हो गया था ना। जी। तो देखिए, अमेजन ने कहा मेरे से इसमें 10% कमीशन लेगा, यानी कि मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को। Yes, sir. ठीक है। तो ₹100 का 10% कितना हुआ, मतलब उन्होंने मेरे से ₹10 ले लिए, है ना। और प्लस कुछ कोरियर चार्जेस, है ना, मैं मान लेता हूँ मतलब ₹20 कोरियर चार्जेस मान लेता हूँ एक एग्जांपल में, है ना। तो उन्होंने अमेजन ने क्या किया, इस जगह पे ₹30 मेरे से ले लिए सेलर से। तो मेरा टोटल पे आउट कितना होगा सेलर का, अगर देखा जाए मेरा टोटल पे आउट होगा मेरा कितना, ₹70। मतलब 100 में से ₹30 अमेजन रख लेगा और मेरा टोटल पे आउट ₹70 किया, ठीक है। ये किस केस में है, जब हम अमेजन, फ्लिपकार्ट इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल करते हैं, है ना। तो ये इनका एक छोटा सा कमीशन स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट करते हैं सेलर से, ठीक है। अभी प्रोडक्ट बायर के पास पहुंच जाएगा और बायर के पास वो रिटर्न पॉलिसीज और ये सब कुछ देते हैं, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैंने एक आपको बता दिया है कि इस तरीके से इनका ये प्लेटफॉर्म रहता है ना। अब अगर सपोज दैट मैं अपनी बात करूं इस चीज में, जैसे मैं अब दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर, ये अगर मैं अपना, अब आप कहेंगे कि मैं ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी सेल कर सकता था ना, इसमें क्या रहता, मेरा ₹100 का प्रोडक्ट जाता, है ना। और ₹100 में पूरे बायर मेरे को ही पे करता, तो मेरे पास ही ₹100 आ जाते, ठीक है। मतलब मेरे को ये अमेजन पे जाने की जरूरत क्या थी, मतलब मैं अमेजन पे जा रहा हूँ, वहां पे सेल कर रहा हूँ, तो 10 मतलब मेरे पास ₹70 आ रहे हैं, ₹30 मैं अमेजन को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या नीड है कि हम डायरेक्टली भी तो सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, या हम डायरेक्टली बायर को प्रोडक्ट दिखा करके, ये अपनी वेबसाइट को प्रमोट करके वहां पे बायर को दिखा सकते हैं, तो बायर हमसे लेगा तो डायरेक्टली मैं हमारे पास पूरा पेमेंट आएगा। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। देखिए एक्चुअल क्या होता है ना कि
अमेजन पर है ना, इनका कस्टमर बेस बहुत है। अगर देखा जाए तो मैं अगर कहूँ तो इनके पास एक तो कस्टमर बेस बहुत है, ठीक है। ऊपर से ये एक हैसल फ्री रहता है, ठीक है। और थर्ड थिंग ये रहती है कि इनके पास जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं है ना, बहुत अलग अलग वेराइटीज में ये वर्क करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनका जो प्रमोशन लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है। आप जैसे गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट डाल के देखेंगे, मैं अभी आगे आगे आके मतलब जो अभी नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे ना, तो मैं आपको क्लियर करूंगा उसमें। उसमें ये पूरा आप देखेंगे कि कोई भी आप जैसे गूगल पर मोबाइल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो वहां पे आप देखिए फर्स्ट या सेकंड लिंक होती है वो अमेजन की होती है, अमेजन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, है ना। तो इनका कस्टमर बेस प्लस प्रमोशन लेवल ये सब बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग जितने भी पर्सन है मतलब मैक्सिमम सेलर और बायर इनसे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कितने हमारे पास वो कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास अगर ई कॉमर्स में देखा जाए, है ना, तो टाइप ऑफ बिजनेस ई कॉमर्स कितने हैं टोटल? 7, ठीक है। 7 टाइप के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब ये एक मतलब वैसे मैं केवल बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, केवल डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे अगर आपको इन केस अगर आगे जा करके इन प्लेटफॉर्म पे मतलब जो ई कॉमर्स काफी प्लेटफॉर्म है जो इन पे मूव कर रहे हैं कुछ जगह पर, तो अगर आपको कभी आगे कंफ्यूजन होगा इस चीज का कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों किया जा रहा है या ये क्या होता है, तो बस मैं केवल एक बेस क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है ये जगह और ऐसा क्यों है और इनका क्या मतलब है। कोई इनके बारे में जानता है कि ये B2C B2B क्या होता है ये? देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए मैं वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ। B2C, ठीक है। B2C क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन जिनके पास मतलब खुद का बिजनेस है, ठीक है। इसका मतलब होता है B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब है कोई भी बिजनेस है ना, वहां से प्रोडक्ट अगर मूव हो रहा है, जैसे कोई भी बिजनेस है, जैसे ये मैंने सपोज दैट मैंने कोई भी मेरा कोई भी मोबाइल का बिजनेस है, जैसे मैंने अपना मोबाइल को कोई बिजनेस ओपन किया है, ठीक है। ये मोबाइल का बिजनेस है मेरा, ठीक है। और इस बिजनेस को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ये मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है। इसको मैं किसी कस्टमर को दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बायर है, कोई भी बायर मान लेते हैं XYZ, है ना, ये बायर हैं, इनको मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कोई मोबाइल का बिजनेस है, इससे मैं डायरेक्टली बायर को सेल कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे एक टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, उसको इनवॉइस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आता है किसमें? ये आता है हमारा किसमें? B2C में, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर कह सकते हैं हम, ठीक है। इज दैट क्लियर B2C वाला? Yes. ओके। नाउ अब सेकंड आता है B2B। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अभी मूव हुए हैं काफी इस पे, जो B2C टू B2B हुए हैं, और B2B और B2C अपने काफी अपना जब आप ई कॉमर्स पर वर्क करेंगे तो आपको काफी प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे हम B2B है, तो आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए कि B2B कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, और कोई कह रहा है B2C है तो उसका मतलब क्या है, B2G है तो उसका मतलब क्या है। अब अपन आते हैं B2B, है ना। तो B2B का मतलब डायरेक्टली आप समझ ही गए होंगे, है ना, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब यानी कि इसमें क्या रहता है कि कोई भी बिजनेस, है ना, जैसे सपोज दैट मेरा मोबाइल का बिजनेस है ना, और मैं किसी दूसरे बिजनेस को मैं सप्लाई कर रहा हूँ, उसको कहते हैं अपन बिजनेस टू बिजनेस। अब इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर मतलब मेरा दिल्ली में कहीं बिजनेस है, यहाँ पर मेरा ये दिल्ली में मोबाइल शॉप है मेरी, मतलब मोबाइल ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। ठीक है, मेरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये इसका मैंने क्या किया कि ये प्रोडक्ट को ऐसा तो नहीं मैं दिल्ली में ही केवल सेल करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा ये कोलकाता में कोई भी है यहाँ पे, है ना, XYZ कोई भी सेलर है, ठीक है, ये कोलकाता में, ठीक है।
अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो डीलर्स हैं, मतलब जो बिजनेस, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर सकूंगा। मैं क्या करूंगा, वहाँ पे कोई डीलर बेस बनाऊंगा, वहाँ पे किसी शॉप वाले को या पर्टिकुलर कोई ऑफिस या पर्टिकुलर किसी बिजनेसमैन को मैं सप्लाई करूंगा, रिटेलर को, कि आप, मतलब मैं उनको क्या करूंगा, 1000 पीस ऑफ सप्लाई कर दूंगा कि भैया आप ये प्रोडक्ट रखिए मेरे, है ना, और ये मैं आपको रेट टू रेट दे रहा हूँ, या अपना मेरा जो मार्जिन है वो ऐड करके मैं दे रहा हूँ, आप ये कस्टमर को सेल कीजिए, है ना। तो वो अपने शॉप से या अपने शोरूम से या मॉल से कहीं से भी वो सेल कर रहा है कस्टमर को, वहां से कस्टमर को जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस मॉडल को अपन कहते हैं B2B। B2B मतलब कि हम किसी बिजनेस से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं किसी किसी बिजनेसमैन को, और वो बिजनेसमैन किसी कंज्यूमर को सेल कर रहा है, या किसी डीलर को या XYZ कहीं पे भी सेल करे वो, लेकिन हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला है वो बिजनेस कस्टमर को ही निकला है, उसको कहते हैं अपन B2B। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, ओके, गॉट इट। आप पूछ लेना, मतलब देखिए कोई सा भी कैसा भी कंफ्यूजन है बिल्कुल पूछ लेना, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा डेफिनेटली, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब अपन आते हैं B2G। एक आता है B2G, ये थोड़ा सा सभी को नया लगेगा, B2G क्या है यार, ये थोड़ा सा एक अजीब है, मतलब ये अभी रिसेंटली ज्यादा इसको किया जा रहा है, ये शायद अभी 2019 के बाद से ज्यादा इसको ये प्रचलन में आया है ना। इसको मैं बता देता हूँ, इसका क्या है, इसका बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसमें क्या है, इसमें आप समझ ही गए होंगे, सपोज दैट मेरा कोई मोबाइल का बिजनेस है, मैं एग्जांपल वही लेके चलता हूँ मोबाइल का ही, ठीक है, मेरा मोबाइल का बिजनेस है ना, और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट, जैसे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे डिफेंस हुई या पुलिस हेडक्वार्टर हुए या कोई भी यूनिवर्सिटी हुई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, है ना। तो सपोज दैट मैं अपने ये प्रोडक्ट को, मैं ये अपने मोबाइल को गवर्नमेंट किसी बॉडी को सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी को, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या किया कि हमने हमारे वाले बिजनेस को, मतलब हमारे प्रोडक्ट को जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, उसको हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट किसी भी बॉडी को, उसको अपन कहेंगे B2G, ठीक है। अब इसके बस जस्ट रिवर्स है बाकी, उसमें क्या रहता है, जो बाकी हैं उनमें क्या है कि देखिए, एक अपना G2B कह सकते हैं, G2B, ठीक है, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। मैं इसका आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट से अगर कोई प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है किसी बिजनेस को, तो उसको कहते हैं G2B। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल में ये कह सकते हैं, जैसे वो देखा होगा आपने, टेंडर बनते हैं ना, कि जैसे गवर्नमेंट में कई बार टेंडर बनते हैं कि इसकी नीलामी हो रही है, उसकी नीलामी कर रहे हैं, है ना, तो कोई बिजनेसमैन खरीद लेते हैं, है ना, तो उसको अपन कह सकते हैं गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहे हैं, उसको कह सकते हैं अपन G2B, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे केसेस होते हैं। तो उन केसेस में जितने भी केसेस आते हैं ना, ये, है ना, ये सभी है ना, धीरे धीरे सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये B2B हुआ, B2B, B2C, और ये B2G, ये मैंने आपको बता ही दिया। B2C क्या होता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, C2B आप समझ सकते हैं, कस्टमर टू बिजनेस। अब इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, कस्टमर टू बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज दैट आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप किसी बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, जस्ट एक मतलब आपके पास एक आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर सकते हैं और कोई बिजनेसमैन खरीद सकता है, तो उसको अपन कह सकते हैं C2B। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर, कंज्यूमर डायरेक्टली, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली सप्लाई किया जा रहा है। C2G मतलब कंज्यूमर से डायरेक्टली गवर्नमेंट को सप्लाई किया जा रहा है। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर सप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि मैंने अपना कोलकाता में अपना कोई ऐसा बंदे को बैठा दिया कि भैया उसके पास बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिए कि वो मेरे से प्रोडक्ट खरीदे और डायरेक्टली वो किसी अदर कंज्यूमर या डीलर को सेल कर सकता है ना। तो उसमें क्या रहेगा, मैं भी अगर कस्टमर हूँ और वो भी कस्टमर है, तो ये हो जाएगा अपना कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। तो ये इस टाइप के बिजनेस मॉडल चलते हैं अभी इंडिया में। ये क्लियर हो गया टाइप ऑफ बिजनेस? ये सभी का क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक, ओके, अपन
प्रोसीड करते हैं। अब अपन बात करें तो मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से हैं इंडिया में। देखो काफी हैं प्लेटफॉर्म इंडिया में, काफी आप देखेंगे कि अगर आप इंडिया में आएंगे तो काफी ऐसे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो कि आपको ये कहेंगे कि हाँ, मतलब हमारे यहाँ से भी सेल कर सकते हैं आप, हमारे आप ये वाले प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ आप कर सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं, हम आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, काफी ऐसे होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं मेजर की बात करूं, मेजर प्लेटफॉर्म है ना, तो वो उसमें आएंगे कौन से अपने, एक अमेजन हुआ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये ऐसे हैं कि इनको हर मीशो, मिंत्रा हुआ, और ये कौन से हम पहले थे शायद स्नैपडील, ये तो अब काफी कम हो गए हैं। स्नैपडील पहले शॉपक्लूज भी था, ये बंद हो गए, ये पहले थे, बंद हो चुके हैं ये। बस मैं बता रहा हूँ एक ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। पहले पेटीएम भी था, आपने कभी पेटीएम से शायद परचेज किए होंगे, पेटीएम भी था, उससे भी अपने प्रोडक्ट सेल होते थे, है ना। पेटीएम हुआ, है ना, और एक जेम हुआ, ठीक है, ये जेम, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हम लोग इन पे क्यों अपना वर्क करते हैं, मतलब कोई भी अगर देखा जाए कि केवल इन्हीं को क्यों सभी लोग वो करते हैं, सभी लोग इन्हीं के पास आते हैं और इन पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, है ना। तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ही, है ना, जिस वजह से ये लोग पर्टिकुलर ये वाले प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट को इन्हीं पे सेल करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप, हो सकता है कि आप जैसे अपना बिजनेस करें, आपके पास प्रोडक्ट है ना, और मैं मान रहा हूँ ये XYZ, कोई अच्छी XYZ.com कोई भी एक वेबसाइट है जो कि अपना प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करके अच्छे से सेल कर सकती है ना। आपसे उसने कहा कि मैं यहाँ पर हम आपसे केवल 2% चार्ज करेंगे, ठीक है। आपके प्रोडक्ट का 100 रुपए में से केवल आपसे 2 रुपए हम चार्ज करेंगे आपसे, बाकी 98 का आपको डिस्बर्समेंट करेंगे। मीन्स केवल हम 2% आपसे कमीशन लेंगे और आपके प्रोडक्ट को हम यहाँ से, अपने यहाँ से पोर्टल से सेल करेंगे बायर को, ठीक है। और वही एक अमेजन बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आप आ रहे हो तो हमारे यहाँ जो मिनिमम बेस है ना वो 5 to 22% तक है, 5 to 22%, ठीक है। यानी कि इसमें क्या रहेगा 22% में, कि अगर देखा जाए कि अगर मैं अगर इसमें बात करूं तो 5 to 20%, मतलब ये मान के चलिए कि अगर मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया है तो 20 रुपए हम उनको दे रहे हैं। तो 20 रुपए से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अपन देखें कि अगर अपन लाखों के क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, हजार में क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो वहां पे जब लाखों का टर्नओवर होता है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, तो वहां पे एक एक परसेंट की भी वैल्यू हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो अमेजन खुद बोल रहा है, एकदम कहते हैं ना डंकी की चोट पे कह रहा है कि भैया हम आपसे 20% चार्ज करेंगे, आपको आना है आइए, आपको नहीं आना है आइए मत आइए, ठीक है। लेकिन आपसे जो चार्ज होगा वो 20% ही होगा। कई प्रोडक्ट्स में ऐसे हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ उनका, जो 15 से 20% की भी कई प्रोडक्ट हैं, कई 12% की भी हैं, लेकिन फिर भी लोग अमेजन पे जाते हैं। लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते हैं, इसको। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको दे देता हूँ, है ना। इसका रीजन, जो एक्चुअल रीजन है वो ये है इनका। देखिए, इन ई कॉमर्स को प्लेटफॉर्म को अगर देखा जाए तो पहला आता है इनका लार्ज कस्टमर बेस, ठीक है। लार्ज कस्टमर बेस आप समझ सकते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास, इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, ठीक है। इनके नॉट इन इंडिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब अगर ग्लोबली बात करें, अगर यूएसए में भी जाएं, यूके में भी, कई जगह पर चले जाएं, तो इनके कस्टमर्स बहुत हैं, है ना। और उन कस्टमर्स के बेस पे इनका सेलर बेस भी बहुत है। अब जाहिर सी बात है, जिसका कस्टमर बेस, मैं यहाँ से बता देता हूँ एक मिनट। अब देखो, जिसका अगर कस्टमर बेस है ना बहुत हायर है ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर किसी कस्टमर, मतलब जिसका कस्टमर बेस बहुत हायर है ना, तो उसके यहाँ क्या होगा, उसका सेलर बेस भी बहुत हायर होगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा कस्टमर है तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, ज्यादा सेलर्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, ज्यादा ही सेलर वहां पे ऑनबोर्ड होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर ज्यादा कस्टमर वहां पे ऑनबोर्ड होंगे उस जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, है ना, तो जाहिर सी बात है इस केस में वहां पर प्रोडक्ट की वैरायटीज भी बढ़ेंगी, वैरायटीज भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी ना, मतलब हो ही जाएंगी वैरायटीज ऑलरेडी। जैसे कि अगर मैं वैरायटीज की बात करूं, सपोज दैट मैंने कोई मोबाइल का बिजनेस है मेरा, ठीक है। मेरा कोई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ वैरायटीज की, है ना, मोबाइल का बिजनेस है मेरा, ठीक है।
ऐसे ही मेरा मोबाइल का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो साथ में मेरे साथ में वहां पे कोई किसी का क्लोथिंग का बिजनेस है ना। उसने क्या कहा कि भैया आपका मोबाइल तो, यार आपका मोबाइल तो यानी कहाँ कहाँ जाता है आपका, दिल्ली में बैठे हूँ आपका कर्नाटक बैंगलोर यानी कहाँ कहाँ आपका मोबाइल मूव होता है और इतना अच्छा सेल आती है। तो उसने कहा भैया मैं अपने क्लोथ्स को भी डालना चाहूंगा वहां पर, है ना। अब ऐसे क्लोथ्स के साथ अगर कोई आया, एक मिनट रुकिए बस। ये सॉरी। अब अगर मैंने क्लोथ्स का डाल दिया, अब अगर मेरे साथ में और कोई भी मेरा सेल मतलब कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जो कि सेल कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को, है ना। अब सपोज दैट वो लैपटॉप सेल कर रहा है, तो उसने भी देखा कि भैया ये बैठे बैठे सारे सेल हो रहे हैं वहां पर जा रहे हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते जाएंगे वन बाय वन। पहले केवल मोबाइल था, फिर क्लोथ्स आए, फिर लैपटॉप आया, ऐसे करके और भी वेराइटीज बढ़ती गई, है ना। तो जब वेराइटीज बढ़ेंगी, है ना, तो कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ये पता है कि मैं एक बार अमेजन पे जाऊंगा तो मेरे रिलेटेड मुझे जो सर्च करना है वो काफी चीजें मुझे मिल जाएंगी। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए किसी को, या मतलब इवन मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई ऐसे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो कि अपन को मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं, जैसे हमारे जो आसपास का मार्केट होता है वो भी अपन को अमेजन पे मिल जाती है ना। तो उस वजह से क्या होगा, जब वेराइटीज बढ़ेंगी, है ना, तो वेराइटीज भी बढ़ेंगी तो उस हिसाब से कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। कस्टमर ये कहेंगे इन पे सारी चीजें मिलती हैं, है ना। और जब कस्टमर बेस भी बढ़ेगा तो उस वजह से सेलर भी ऑनबोर्ड होंगे बहुत ज्यादा, और यही प्रोसेस बढ़ता जाएगा और ई कॉमर्स पे लोग आते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए लोग जितने भी हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पर आना। अब अपन कहेंगे कि भैया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, है ना, कि ये दोनों ये वाले जो प्लेटफॉर्म है, कि अगर मुझे कोई एक्स वाई जेड ये प्लेटफॉर्म है, ये भी ऑफर कर रहा है कम कमीशन में, ये अमेजन भी कर रहा है, लेकिन ज्यादातर जो सेलर है वो यहाँ पे जाना पसंद करेंगे इस जगह पर। तो उसका भी एक रीजन है। उसका देखिए एक मैं अभी बता देता हूँ आपको, पहले ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, है ना, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब एक्चुअल क्या है ना, ये यहीं पर सारे रीजन है। जो अभी मैंने आपसे कहा कि कोई xyz.com वेबसाइट है, अगर वो भी मुझे कम ऑफर कर रही है और मैं अमेजन मेरे को ज्यादा ले रहा है, तो इस वजह से फिर भी जो सेलर है वो अमेजन पे जाता है और बायर भी अमेजन पे जाता है। तो उनके रीजन यही है, देखिए ये वाले जो दिख रहे हैं ना। फर्स्ट, एक तो ग्लोबल एक्सपेंशन, है ना। ग्लोबल एक्सपेंशन क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट, ये मैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। ग्लोबल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ग्लोबल एक्सपेंशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप अमेजन इंडिया में ही अपन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, है ना, अमेजन यूएसए में भी जाए, है ना, वहां पर भी सेल हो आपका प्रोडक्ट, है ना। तो आपने तो क्या किया है, आपने क्या किया है कि अमेजन, केवल अमेजन इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आप यूएसए में भी सेल करना चाहते हैं, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, एक छोटी सी प्रोसेस अपनानी है और आपका प्रोडक्ट लिस्ट होकर के ये अमेजन यूएसए में भी सोने लगेगा, वहां के भी बंदे आपसे खरीद सकते हैं। अब जैसे अमेजन यूके में है ना, अगर यूके की बात की जाए तो वहां पे भी उनके प्रोडक्ट हैं, तो आप वहां पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं इंडिया के जरिए ही। मतलब ऐसा नहीं है, अगर अगर आप ये कहें कि ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मल स्टेप लेकर के कि आप करेंगे कि वहां पर जाकर के आप किसी फ्रेंचाइज से या किसी पर्टिकुलर वहाँ के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आप वहाँ पे गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वो देखिए वो एक टिपिकल वर्क हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या है कि अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली अगर यूएसए में जाके सेल करना चाहें, यूके में जाके सेल करना चाहें, तो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप अगर अमेजन इंडिया पे हो और आप यहाँ पर अगर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया मैं अपने प्रोडक्ट को अमेजन यूएसए में भी सेल करना चाहता हूँ, तो अमेजन क्या करेगा, अमेजन का जो यूएसए में ऑफिस है या यूके में जो ऑफिस है ना, ग्लोबली, है ना, उनमें आपके बिजनेस को रजिस्टर कर देगा। मतलब आपका बिजनेस है उनके ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा, अमेजन यूएसए के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा, है ना। और आपके प्रोडक्ट को ले जा करके वो अमेजन वहां पर जो उनके वेयर हाउसेज है वहां पर रख देंगे वो, और वहां से स्टार्ट हो जाएंगे सेल होना, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली अगर आप जा रहे हैं,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अपने बिजनेस को डायरेक्टली यूएसए में लेके जाएंगे तो वहां के लिए आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स और ये बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, यहाँ आप यहाँ पर अमेजन के जरिए जा रहे हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अमेजन गारंटी ले रहा है कि ये जो सेलर हैं ये हमारी कंपनी से मतलब जो हमारे रूल्स रेगुलेशन यूएसए के हैं उस हिसाब से ये फॉलो करेंगे और हमसे भी एक डिक्लेरेशन ले लेगा और हमारे बेहाफ पर वो वहां पर हमारा एक छोटा सा अपना हमारा बिजनेस है वो एस्टेब्लिश कर देगा उनके वेयर हाउसेज में कि इनका ये एड्रेस है, ये हमारे यहाँ इनके प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है। तो एक इसमें क्या है, हमारा एक तो हमारा जो हेडक है बहुत बड़ा कि भैया हमें नहीं पता यूएसए में क्या रूल्स हैं, वहां के हम किसी कंसल्टेंसी फर्म को पकड़ेंगे, उनसे कहेंगे कि सर आप हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं यहाँ पर। फिर वो कंसल्टेंसी बताएंगे कि आपको ये फॉलो करना है, ये रूल्स फॉलो करने हैं ना, आपका ये इस तरीके से ये सब बहुत सारी चीजें करेंगे, है ना। हो सकता है आपको जाना भी पड़े वहां पे एक बार के लिए। ये एक बहुत है मतलब आप थोड़ा सा इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि करना क्या है, और हो सकता है 6 महीने बाद भी आपको परमिट ना करें वो लोग आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से। बट यहाँ पर क्या है कि आपके पास है अमेजन का ऑफर, तो अमेजन के जरिए आप डायरेक्टली वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जो नॉर्म्स हैं वो केवल नॉर्मल नॉर्म्स रहते हैं कि आप अमेजन की गाइडलाइन फॉलो कीजिए बस, जो अमेजन आपसे कह रहा है, और उस वे पे डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट के मतलब अपने इस बिजनेस को ऑनबोर्ड कर सकते हैं अदर कंट्रीज में जहां पे अमेजन वर्क कर रहा है। अब अमेजन तो आप जानते हैं, अमेजन तो काफी मतलब ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज में, इवन चाइना में भी आ गया था, लेकिन चाइना में ज्यादा चला नहीं है। लेकिन हाँ मतलब मैक्सिमम काफी कंट्रीज में ग्लोबली अगर बड़ी से बड़ी कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पे अमेजन का अच्छा है प्लेटफॉर्म, काफी अच्छा बिजनेस करता है अमेजन। ओके। तो ये ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, मतलब ये हर एक कोई नहीं देगा, ये केवल अमेजन और कुछ जो मतलब कुछ ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें ये वाली अपन को फैसिलिटीज मिलती हैं। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है। अब देखिए एक थर्ड पॉइंट आता है सिक्योर पेमेंट्स, है ना। सिक्योर पेमेंट्स का आप मतलब समझ सकते हैं सीधे सीधे कि देखिए सिक्योर पेमेंट का मतलब ये है कि जैसे अपन किसी अदर वेबसाइट से परचेज करते हैं, है ना। तो अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई सैमसंग का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है xyz.com से, है ना, वहां पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और एक आप वही अमेजन से करना चाहें तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है अपन अमेजन को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वहां पे अपने पेमेंट की श्योरिटी है कि हमारा पेमेंट कहीं नहीं गया है। हमारा जो पेमेंट है एक तरीके से अगर हम अमेजन को पेमेंट कर रहे हैं तो हमको लगता है कि हमारा पेमेंट हमारे ही पास है, हमने पेमेंट कर दिया है, और जब तक प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा तब तक गारंटी अमेजन की है, और रहती भी जाहिर सी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अमेजन या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट आना ही चाहिए हर हाल में, है ना। लेकिन अगर अपन अदर पे जाएंगे तो हमको थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है, हमको लगता है कि भैया ऐसा ना हो कि हम वहां पे गए, वहां से प्रोडक्ट मंगाया नहीं आया, उन्होंने कुछ अदर कोई स्टोन विस्टोन या कुछ भी रख के भेज दिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वहां पर उनको मना कर देंगे कि भैया आप हम आपसे नहीं ले रहे हैं, भले थोड़ा महंगा ले लेंगे लेकिन हम अमेजन से ही लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप सोचिए कि जैसे कि अगर आपको एक टीवी खरीदनी है ना, और कोई एक वेबसाइट है जो आपको वही 8,000 की टीवी दे रही है और वही टीवी को अमेजन आपको 9,000 में दे रहा है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? अगर जेन्युइन तरीके से मैं पूछूं कि अगर किसको प्रेफर करना चाहेंगे आप? कोई है जो एक्स वाई जेड को ज्यादा प्रेफर करे? आई थिंक No, कोई नहीं sir. करेगा, है ना। तो उसमें क्या है ना कि भले आप थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा कर लेंगे लेकिन आप अमेजन के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उनका पेमेंट गेटवे भी बहुत अच्छा है और वो गारंटी भी लेते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अमेजन इवन मतलब मैं आपको एक पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस मेरा 10 साल से रहा है अमेजन और इन पे, वो मेरा यही है कि ये अपना इनके पास करोड़ों कस्टमर है, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो करोड़ों कस्टमर्स हैं, करोड़ ऑफ कस्टमर्स, और वो काफी हैंडल करते हैं, काफी चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन एक चीज है इनमें कि अपने किसी एक कस्टमर को भी बिगाड़ना नहीं चाहते, मतलब उनके पास करोड़ों कस्टमर है, उनका एक कस्टमर बिगड़ जाए ना तो भी मैं मानता हूँ कि मतलब होता है ना, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि उनका एक कस्टमर भी खराब हो, वो एक कस्टमर को भी बहुत एक वैल्यूड पर्सन की तरह मानते हैं वो लोग। आप देखिए कि जब भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे और जिस तरीके से वो बात करते हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, आपकी हर बात को सुनी जाएगी, प्रॉपर उस पर वर्क होता है। ऐसा नहीं है, वर्क भी होता है, मैंने इंटरनली भी देखा है काफी उनमें कि अगर आपने कोई कंप्लेन की उस पर डेफिनेटली वर्क होगा, है ना।
तो यानी कि कस्टमर बेस उनका इतना क्यों है अच्छा, क्यों? क्योंकि वो हर कस्टमर को वैल्यू कर रहे हैं। करने के लिए तो उनके पास उनको भी पता है कि जैसे कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लोकल मार्केट में अपन परचेज मतलब वहां पर नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको पता है बंदा तो हमारे पास ही आएगा ना घूम फिर के। तो फिर भी वो ऐसा नहीं करते। आप उनके पास जाएं या नहीं जाएं, उनके लिए वैल्यूड कस्टमर ही माने जाएंगे उनके। और अगर आप सिंगल, आपको लग रहा है कि हमारे लिए क्यों नहीं करेगा, मतलब हमारी बात क्यों सुनेगा, अमेजन की, अमेजन डेफिनेटली सुनता है। इसमें एक एक कस्टमर की बात सुनता है अमेजन। ठीक है। तो वहां पर सिक्योर पेमेंट्स है, वहां पे आपकी बात भी सुनी जाती है, आपका पेमेंट्स भी बहुत सिक्योर रहता है ना। कोई भी हैकिंग नहीं, बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई हैक करके या मतलब वैसे करके आपके अमाउंट को गलत तरीके से निकाले, विड्रॉ कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका खुद की पेमेंट गेटवे है अमेजन का, तो है ना। तो ऐसे फ्लिपकार्ट भी इस तरीके से वर्क करते हैं। तो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये काफी अच्छे से इस पे इनका जो पेमेंट्स का है और ये सब इस पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसमें वो किसी भी कस्टमर को गलत तरीके से इसमें अपनी, मतलब आपने कभी सुना होगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गया बायर के पास, प्रोडक्ट गायब हो गया हो या पत्थर मिला हो, ये तो सुने होंगे आपने। लेकिन कभी आपने पेमेंट से रिलेटेड कभी इश्यू नहीं सुना होगा कि पेमेंट किया और पेमेंट की जगह ज्यादा कट गया, या मैंने अमेजन पर पेमेंट किया था लेकिन अमेजन वालों ने ज्यादा काट लिया है, कम काट लिया है, मेरे को पेमेंट ही नहीं किया। ऐसा कभी कोई इश्यू नहीं सुना होगा। तो ये इसीलिए इनका कस्टमर बेस एक बना हुआ है। ठीक है। अब एक आता है पॉइंट और इसके अलावा, एक आता है क्या, ये अपना कस्टमर ट्रस्ट भी पूरा हो गया इसी में जो मैंने अभी पॉइंट बताया है। अब एक पॉइंट और है, स्ट्रेस फ्री फुलफिलमेंट, है ना। स्ट्रेस फ्री फुलफिलमेंट क्या होता है? तो अगर मैं आपको वर्डिंग के हिसाब से बात करूं, तो फुलफिलमेंट आपको ये वर्ड कई बार सुनने के लिए मिलेगा, है ना। जब आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी वर्क करेंगे ना, है ना, ये अपन जब लिस्टिंग भी करेंगे ना अभी, तब उसमें भी ये वाला वर्ड आएगा। ठीक है। ये फुलफिलमेंट, है ना। फुलफिलमेंट का मतलब एक्चुअल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि फुलफिलमेंट का मतलब होता है ना, कि बायर ने, जैसे मैं कोई सेलर हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये वर्डिंग पे ध्यान देना बस, है ना। फुलफिलमेंट का मतलब, अगर मैं सेलर हूँ, मेरे यहाँ से कोई, मेरे पास किसी बायर ने, है ना, मेरे पास ये कोई भी बायर है ना, ये बायर का ये यहाँ पे डाल देता हूँ, ये बायर है ना। इनके पास कोई ये प्रोडक्ट है, मतलब ये हमसे प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मेरे पास कोई ऑर्डर किया अमेजन के जरिए, ठीक है। ये जैसे अमेजन है, यहाँ पे मैं अमेजन डाल देता हूँ, ये अमेजन है, ठीक है। अब इन्होंने, बायर ने मेरे पास कोई ऑर्डर किया, ये वाला प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल ऑर्डर किया, ठीक है। ये मेरे पास मोबाइल था और ये मेरे पास ऑर्डर आ गया, ये ठीक है, मेरे पास ये एक छोटा सा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मोबाइल, ठीक है। ये सेलर हूं मैं। अब इस मोबाइल को मैं अपने यहाँ से किस तरीके से बायर को भेजूंगा, किस तरीके से भेजूंगा, ठीक है, इसी चीज को कहते हैं अपन फुलफिलमेंट। कि यानी कि मेरे पास कोई ऑर्डर आया और ऑर्डर को मैं किस तरीके से बायर के पास भेजूंगा, उसको कहते हैं फुलफिलमेंट। ठीक है। फुलफिलमेंट का मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखना चाहें तो ये है कि आपके पास ऑर्डर आने के बाद, मतलब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आप उसको बायर तक जो भेज रहे हैं, जो भी प्रोसेस अपनाएंगे, उसको कहेंगे अपन फुलफिलमेंट। कैसे फुलफिलमेंट है ये, ठीक है। यानी कि अब इसके भी काफी तरीके हैं, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना, मैं अपने खुद के कुरियर को यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं सेल्फ शिपमेंट, है ना। अपना खुद का कोई सेल्फ कुरियर, है ना, या जस्ट एक अपन कह सकते हैं कि सेल्फ, अपन को सकते हैं फुलफिलमेंट कह सकते हैं। कि जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे कुछ बंदे हैं, मेरे ही कुछ बंदे हैं, और मैंने उनसे कहा कि भैया आप मेरे ये प्रोडक्ट को पर्टिकुलर सिटी में जाके ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर दो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सेल्फ के साथ में ये कुरियर पार्टनर, ठीक है, लाइक कौन, जैसे डीटीडीसी हुआ या ब्लू डार्ट हुआ, है ना, ये, ठीक है। तो ये कुरियर पार्टनर के जरिए हम फुलफिल कर सकते हैं, है ना। और एक ये अपन कर सकते हैं कि सेल्फ से, ये सेल्फ फुलफिलमेंट और ये कोल्ड पार्टनर ना। और एक अपन कर सकते हैं, अपन इन्हीं का कुरियर यूज कर सकते हैं, अमेजन, ये फ्लिपकार्ट के जो खुद के, और ये फ्लिपकार्ट इनके खुद के ओन कुरियर है ना, अपन इनको भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए।
एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके ओके, ना ये वाला आपको कंसेंट क्लियर हो गया, ये वाला, ये जो मैंने बताया फुलफिलमेंट वाला। देखिए, तो क्या होता है ना कि जो हमारा फुलफिलमेंट है ना, फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऑर्डर आने से लेकर के आप कस्टमर तक जो डिलीवरी करेंगे उसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट। आप देखिए, मतलब ये वर्ड बार बार आएगा, जैसे अगर अपन कहीं पर भी किसी को, अगर अपन वहां पर मतलब जैसे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तब ये आपके सामने बार बार आएगा ये वाली चीज कि आप अपने ये प्रोडक्ट है इसको कैसे फुलफिल करना चाहते हैं, अपने सेल्फ कुरियर से या अपना ये मतलब खुद के सेल्फ डिलीवरी करना चाहते हैं या किसी कोरियर से या पर्टिकुलर अमेजन कोरियर या पर्टिकुलर जो ई कॉमर्स के रिलेटेड या पार्टनरशिप वाले कोरियर हैं, आप उनसे करना चाहते हैं। ठीक है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? यस। जी, तो मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? ये फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्योंकि ये वर्ड कई बार रिपीट होगा आगे जाकर के, मतलब आप जब प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे या ऑर्डर आएंगे, मतलब जस्ट एक ई कॉमर्स की भाषा में कहें तो मतलब जब आप इसका मतलब इस फील्ड में वर्क करेंगे ना, तो मतलब आपको बार बार सुनने मिलेगा कि ये ऑर्डर कहाँ से फुलफिल हो रहा है, कौन से फुलफिलमेंट एरिया से आ रहा है, कौन सा फुलफिलमेंट सेंटर है। तो इस तरीके से ये फुलफिलमेंट और ये सब है ना, ये ई कॉमर्स की कुछ वर्डिंग्स होती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्लियर है फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? Yes, sir. ओके, गॉट इट। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन? No, sir. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अपन अब नेक्स्ट वाले थोड़ा सा स्टेप कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें आ रहा है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनबोर्डिंग, कि अगर अपन किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो क्या होनी चाहिए आपके पास, है ना? तो सबसे पहले आपके पास जीएसटीएन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जीएसटीएन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर टैक्स पे लिखा हुआ है, इसका मैं भी मतलब बता देता हूँ। ठीक है, एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो तो सभी के पास होता है, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपका प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपके अकाउंट, किस अकाउंट में वो पेमेंट करेंगे, डिस्बर्स करेंगे, है ना? तो एक करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस के लिए ओपन होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा जो अकाउंट होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं। जैसे हमने किसी, जैसे मैं एसबीआई में जाऊं या किसी में पर्टिकुलर, मैं पर्सनली कोई अकाउंट ओपन करता हूँ, तो वो सेविंग अकाउंट होगा। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस के लिए ओपन कर रहा हूँ कोई भी अकाउंट बैंक में, तो वो होगा करंट अकाउंट। ओके, तो हमारे पास ये तीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए
जिसके जरिए हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। मैंने ये आपको बताया उसमें कि ये मतलब मैंने जो आपको बताया अभी कि जीएसटीएन में ये वाला कॉन्सेप्ट कि रेगुलर टैक्स पेयर और जीएसटीएन में, है ना, ये रेगुलर टैक्स पेयर और कंपोजिट, इसमें क्या रहता है देखो, ये इसमें दो टाइप के हमारे पास टैक्स पेयर होते हैं जीएसटी में। ठीक है, टैक्स जो पे करते हैं इंडिया में, है ना, ये बस केवल एक ऊपरी बता रहा हूँ, केवल एक जानकारी के लिए, रेगुलर, ठीक है, और एक होते हैं अपने कंपोजिट। कंपोजिट, ठीक है। तो दो टाइप के, ये हमारे पास इंडिया में दो टाइप के टैक्स पेयर होते हैं जीएसटीआई में। एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं कंपोजिट। ठीक है, रेगुलर वो होते हैं जो कि नॉर्मल, जो ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं, एक तरीके से अपन उनको ऐसे पहचान सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में सेल कर रहे हैं, है ना, और उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है ना, और अप्रोक्स जैसे मोबाइल सेल कर रहे हैं तो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेल कर रहे हैं तो उस पर वो 18% अपना टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम कर रहे हैं तो 18% टैक्स पे कर रहे हैं, अगर कोई ज्वेलरी कर रहे हैं तो 3% टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, ये 3%, ठीक है, ज्वेलरी अगर कर रहे हैं तो इनकेस, है ना। और एक होते हैं कंपोजिट, कंपोजिट टैक्स पेयर। ठीक है, कंपोजिट टैक्स पेयर वो होते हैं कि जिनका कोई ज्यादा मतलब लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं है, जस्ट लाइक एक लोकल बिजनेस होता है ना, तो ये होते हैं कंपोजिट। इनका ये रहता है कि ये पर्टिकुलर परचेज पर ही अपना, मतलब अगर जैसे मैं बताऊं कि ये अपना जब परचेज करते हैं तब जा करके मतलब कोई परचेज करते हैं फिर इसको सेल करते हैं, तो पर्टिकुलर एक जो आपके सेल हुई है उसके ऊपर ये 2% या 3% उस पे इतना केवल टैक्स लगा के गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। मतलब गवर्नमेंट इनसे इतना ही टैक्स लेती है, 2% या 3% पर्टिकुलर। ठीक है, तो इनका एक पर्टिकुलर एक दायरा रहता है कि आप इतना ही पे कर सकते हैं, और ये कोई ग्लोबली मतलब आउट ऑफ स्टेट या कोई ज्यादा मतलब ऑल ओवर इंडिया में इनके लिए अलाउ नहीं रहता है सेल करने का। मतलब आप देखिए, जैसे आप किसी ज्वेलर्स की शॉप पे जाएंगे ना, या कोई ज्वेलर्स या कोई पर्टिकुलर जैसे बैंगल्स हुई या कोई भी अदर ऐसे कोई भी, मतलब आप जैसे मार्केट में जाइए, है ना, तो जो फैशन शॉप हुई या आप किसी वहां पे जाएंगे, तो वहां पे आप देखिए, वहां पे जो जीएसटी नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे शायद कई जगह पे आपने देखा होगा, नीचे लिखा होता है कंपोजिट डीलर या कंपोजिट टैक्स पेयर, है ना। तो जो कंपोजिट टैक्स पेयर होते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड टू सेल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इनको फ्लिपकार्ट है ये इनको है ना, ये जो अमेजन जितने भी होते हैं ना, ये इनको अलाउ नहीं करते हैं कंपोजिट को। ये केवल और केवल अगर देखा जाए तो केवल और केवल ये रेगुलर वालों को ही अलाउ करते हैं, केवल रेगुलर वाले ही अलाउ होंगे जो रेगुलर टैक्स पेयर है। तो जब ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि जब आप जैसे सपोज दैट आपके पास कोई ऐसे कई जीएसटी वाले आएंगे, आपको मेरे पास भी आते रहते हैं काफी, तो कोई भी जीएसटी वाले ऐसे कोई भी व्यापारी आए, कोई बिजनेसमैन आए, उन्होंने आपसे कहा कि भैया हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दीजिए इस जगह पर, तो थोड़ा सा हमको ये करना है, मतलब उन्होंने काफी चीजें बताई आपको। आपने उनका ये जीएसटी नंबर लिया, उनका पैन कार्ड लिया और उनकी डिटेल ली, और आपने लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे आप वहां पे आगे आके मैं बताऊंगा उसमें कहाँ पे अपन लिस्ट करते हैं, तो जब आप उनका जीएसटीएन नंबर डालेंगे ना, तो जीएसटीएन नंबर डालते समय वहां पर, है ना, आपको किसी वहां पर आपको क्लियर मना कर देगा। अगर कंपोजिट डीलर हुआ तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा अमेजन और कह देगा कि भैया ये अलाउ नहीं है, ये इनको ऑनबोर्ड नहीं किया जा सकता है अमेजन पर। ठीक है, अब वो ये बात कई कंफ्यूजन होगा कि भैया उनके पास जीएसटी है फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कंपोजिट को कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये लोकल बिजनेस के लिए रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ऑलवेज रेगुलर पहले ये चेक कर लेना, कभी भी आप किसी भी बिजनेसमैन कोई आपसे आए आपके पास या आपको खुद का करना हो, तो ऑलवेज जीएसटी नंबर लें। आप जैसे अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कई जैसे सीए ने कहा कि आप ऐसे इस तरीके से बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको पहले बता दीजिए रेगुलर टैक्स पेयर में डालिए। क्योंकि अगर बाई चांस उन्होंने कंपोजिट में डाल दिया, फिर चेंज कराने का अलग से पैसा लगेगा। तो पहले ही आप उनको मेंशन कर दीजिए कि रेगुलर टैक्स पेयर में ही डालना है हमारा, अगर आप ई कॉमर्स में करना चाहते हैं तो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे जो रेगुलर ये जीएसटी लेगा पर्सन, राइट, जब वो टैक्स पे करेगा तो मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, मतलब जो सामने वाला उससे बायर होगा उससे 18% जीएसटी मतलब लेता रहेगा। बिल्कुल। ओके। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, 100 रुपीज का है, ठीक है, और किसी बायर ने लिया, ठीक है, ठीक है, ये बायर है, मतलब बी बायर है,
ठीक है। इन्होंने 100 रुपीज का प्रोडक्ट लिया, तो इस पे अप्रोक्स 100 रुपीज में आप ये मान के चलिए लगभग 82 रुपीज का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 82 रुपीज का है ना, ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब बेस अमाउंट प्लस 18% टैक्स के हिसाब से 18 रुपए इस पे जीएसटी है, गवर्नमेंट का टैक्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट का टैक्स है जीएसटी, ठीक है। तो ये जीएसटी है, ये बायर जब परचेज करेगा तो पूरा इनवॉइस पे करता है, तो 100 रुपीज बायर ने पे किए हैं यहाँ पर, है ना। तो उसका 18 रुपए, जो 18 रुपीज जो गवर्नमेंट को जाएगा, है ना, वो ये बायर ही पे करेगा उसमें। ओके, और इसके अलावा 30% अमेजोन फ्लिपकार्ट ये अलग से लेंगे जो भी इनका 20% जी जो भी जी रहेगा। जी जी। हाँ, इसके अलावा ये तो लेंगे ही। नहीं तो ये है ना कि जो 100 रुपीज का ये प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, तो अगर ये ऑफलाइन मार्केट से भी हुआ है, जैसे सपोज दैट आपके लोकल शॉप से भी हुआ है, या पर्टिकुलर आपने हैंड टू हैंड भी दिया है ना, तब भी आपको 18% की जीएसटी, तो मतलब बायर तो आपको 100 रुपीज देगा, बायर गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, बायर तो आपको 100 रुपए दे देगा, है ना। इसमें 18 रुपीज भी इंक्लूड है जो जीएसटी गवर्नमेंट के लिए रहेंगे, ठीक है। तो आप बायर के बिहाफ पे आपको पे करना है गवर्नमेंट को 18 रुपीज, इस बायर के, ओके। है ना। तो अगर आप ऑफलाइन भी करें तब भी आपको पे करना है जीएसटी, और अगर आप ऑनलाइन भी करें तब भी, ये चीज तो एक कंपलसरी है ही है ना। अब ई कॉमर्स में अगर आते हैं तो उनका यहाँ पर उनके खुद के भी कमीशन हो जाते हैं एड, उनके 20%। ऐसा नहीं है, मतलब मैं मतलब ऐसा नहीं बता रहा कि सभी का 20% है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। 20% नहीं है, कई में 2% है, कई में 3% है, कई में 7% है, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे हम अपने प्रोडक्ट को क्लेरिफाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस में आ रहा है, ये अपन आगे वाली वीडियो में अपन बनाएंगे ना, मतलब इसमें मैं अगला जो लेक्चर दूंगा तो उसमें आपको क्लियर आ जाएगा कि ये कैसे पता करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस में लाई कर रहा है, किस कैटेगरी में है, और कितना हमारे पास कमीशन लगेगा, ये आपको पहले एक मतलब A to Z आपको क्लियर हो जाएगा, ये लग रहा है, ठीक है। ठीक सर एक जी क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी बताइए। सर जैसे हमने रेगुलर जीएसटी ले लिया तो उसके बाद हम ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर पाएंगे जो कॉम्पोजिट में कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका कंपोजिट, या आप एक बार में एक ही को ले सकते हैं, या तो आप रेगुलर रह सकते हैं या आप कंपोजिट में रह सकते हैं, एक बार में कोई एक रहेगा आपको। रेगुलर लेने के बाद हम ऑफलाइन नहीं जा सकते फिर से ई कॉमर्स से वापस ऑफलाइन? बिल्कुल रह सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा है ना कि अगर जैसे आपने रेगुलर ले लिया और आपका माइंड चेंज हुआ कि भैया मैं रेगुलर नहीं रहना चाहता, कंपोजिट रहना चाहता हूँ, है ना, तो आपको अमेजन ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, ये हटा देंगे, फिर ये आपका जो जीएसटी है करेक्ट करके वो वहां से आपका पोर्टल है, मतलब वहां से आपको बता देंगे कि आपका ये उसमें शो हो रहा है, तो आप जीएसटी को करेक्ट कीजिए, फिर मतलब आप वहां पे सेल नहीं कर पाएंगे अगर आपने रेगुलर से हटाया तो। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर हैं आप लोकल में नहीं सेल कर सकते, रेगुलर हैं आप लोकल में भी सेल कर सकते हैं, पेन इंडिया कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं, आप लोकल में भी सेल कर सकते हैं रेगुलर में, और आप पेन इंडिया कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब ये है आपके पास एक तरीके से पूरा एक वो मिल गया है आपको, मतलब पूरा आपके पास वो आ चुका है, मतलब राइट आ चुका है कि आप अपने प्रोडक्ट को लोकल पैन इंडिया या किसी भी जगह आप अपने ऑल ओवर इंडिया में सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। एंड ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर का रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं आप रहेगी केवल, मतलब, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी रेगुलर में हमारे पास? रेगुलर में आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, सर रेगुलर में आप किसी भी मार्केट में। अगर आउटसाइड इंडिया करना हो तो? देखिए, आउटसाइड इंडिया के लिए मैंने बताया ना कि एक तो या तो आप पर्टिकुलर उस कंट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, है ना, या अगर आप वहां से नहीं जाना चाहते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ये तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसमें कोई हर एक कोई नहीं जाता है, तो इससे बेटर है आप अमेजन पे जाएंगे, है ना। अमेजन पे जा करके वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लीगली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनके कुछ, है ना, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप अमेजन आपको अलाउ कर देगा कि आप अपने प्रोडक्ट को उनके उस पर्टिकुलर कंट्री में सेल कर सकते हैं। मतलब ऐसा है ना कि इसमें ये गारंटी हो जाती है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सपोज है आपका प्रोडक्ट है ना, जैसे आपने आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कैसे भी आपने जो इंडिया में बनाया हुआ है, जैसे अपन कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपके पास, जैसे मास्क आप बना रहे हैं, आपने मास्क की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके कोई रिलेटिव है माना यूएसए में है, और उनका भी कोई बिजनेस चलता है वहां पे यूएसए में, है ना, तो उनकी भी कोई शॉप है ना, तो आप उनको दे सकते हैं, है ना, और वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो तो वहीं के लोकल हैं यूएसए के ही,
तो उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, वहाँ पे वो शॉप चला रहे हैं, वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, वो अपने नाम से आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ना, ओके। है ना। तो आपके पास इतनी लाइबिलिटीज और इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं आएंगे, है ना। और हम लेकिन ये ऑप्शन नहीं है और हम अपने एंड से करना चाहते हैं। हाँ, अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमेजन को पकड़ना पड़ेगा, ओके। आपको अमेजन के पास जाना पड़ेगा, है ना। और अमेजन में क्या रहता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ना। अमेजन में क्या रहता है, आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। एक पहला डॉक्यूमेंट होगा, एक आईईसी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, है ना। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जब आप आउटसाइड इंडिया सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट को, आउटसाइड इंडिया, है ना, तो आपका एक आईईसी कोड बनता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे अपन इंडिया में सेल करें तो एक जीएसटी नंबर होता है, तो ऐसे ही एक आईईसी नंबर होता है जब अपन आउटसाइड इंडिया करते हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं बनता है, ये मैं बता दूं आपको 3 या 4 हज़ार रुपए में बन जाता है। कोई भी सीए बना देते हैं, मतलब मैक्सिमम सीए, मतलब आप अपने सीए से बोल देंगे ना दिल्ली में कि हमको एक आईईसी सर्टिफिकेट बनवाना है, आईईसी बनवाना है, तो वो आपका इजीली 3 या 4 हज़ार रुपए लेंगे, उसमें बना के आपका तैयार कर देंगे। मतलब ये अपन को अलाउ करता है, जैसे होता है ना पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट और वीजा, है ना। तो पासपोर्ट से ये है कि आप आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो ऐसे आईईसी कोड का मतलब है कि आप आउटसाइड इंडिया बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। और एक बनता है दूसरा, आपको बता दूं, दूसरा होता है एक उनका, ये होता है एडी कोड, एडी कोड, ठीक है। एडी कोड होता है एक, है ना। एडी कोड क्या होता है, ये बैंक से मिलता है ना, लेटर रेट पर। ये बैंक बना के देती है, जब जिसमें आपका करंट अकाउंट है, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यूएसए में बिजनेस करना है ना, अमेजन के जरिए, तो आप हमको एक एडी कोड प्रोवाइड कीजिए। एडी कोड का मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एचडीएफसी में आपका सेविंग अकाउंट है ना, तो वो तो इंडिया के लिए है ना। अब राइट। अगर यूएसए में है, और यूएसए में अगर वहां से पेमेंट आएगा तो वो डॉलर में आएगा, है ना। अब अगर डॉलर में पेमेंट आ रहा है, या वहाँ की जो पर्टिकुलर करेंसी है अदर कंट्री की, तो वहां से अगर पेमेंट आएगा आपके अकाउंट में, तो ये फिर बैंक को पता होना चाहिए कि आपके पास डॉलर में पेमेंट आ रहा है ना। और बैंक को भी पता होना चाहिए, जो यूएसए में बैंक हैं जहाँ से आएगा पेमेंट, तो जरूरी नहीं कि वो एचडीएफसी बैंक होंगी, वहां पे हो सकता है अमेरिकन बैंक कोई सी भी हो। तो वो जब आपके अकाउंट में पेमेंट करेगी, तो उनको एडी कोड की जरूरत होती है। जैसे इंडिया में अगर अपन किसी बैंक में पेमेंट करते हैं, तो अपन को आईएफएससी कोड लगता है ना। तो ऐसे ही अगर इंटरनेशनल पे जाएंगे तो उसमें एक एडी कोड लगता है। एडी कोड ये बनाना नहीं, मतलब एक तरीके से बैंक में आपका करंट अकाउंट है तो वो आपको बना के दे देंगे लेटर हेड पे कि इनका एडी कोड ये है, ठीक है। तो ये केवल 2 या 3 डॉक्यूमेंट और लगेंगे कि आप किस में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपके बिहाफ पे, है ना। अमेजन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके रिलेटिव अगर यूएसए में है, तो आपके प्रोडक्ट को आपके बिहाफ पे सेल कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट एलिजिबल है। जस्ट लाइक एक आपने मास्क बनाया है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि आप ग्लोबली कर सकते हैं, तो उस केस में आपके जो रिलेटिव वहां पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस केस में अमेजन आपकी गारंटी ले रहा है, आपसे अमेजन ने आईईसी ले लिया, एडी कोड ले लिया है, तो अमेजन ये गारंटी ले रहा है फिर आपके बिजनेस के, कि ये हमारे यहाँ, हमारा जो वेयर हाउस है, अमेजन का वेयर हाउस होगा अमेरिका में, यूएसए में, है ना। तो उनका जो वेयर हाउस है, इनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ रखे हुए हैं, और हम इस बिजनेस के लिए गारंटी ले रहे हैं। एक तरीके से वो गारंटी ले रहा है हमारी, और हम अपने प्रोडक्ट को वहां सेल कर सकते हैं ग्लोबली। ओके। तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग amazon जो है वो हमें अलाउ करेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ऐसा ना कि जैसे कि सपोज दैट आप अगर हाँ, जैसे आप कोई भी, जैसे आप चार्जर में बिजनेस कर रहे हैं, है ना, ये कोई भी चार्जर है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, आपके पास ये कोई चार्जर है, ठीक है, और ये चार्जर को आप यूएसए में सेल करना चाहते हैं, ठीक है, यूएसए में, है ना। अब इंडिया में तो इसकी जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होती है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अगर इसके इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 240 वोल्ट पे ये चलता है ना। अब अमेरिका में हो सकता है 110 वोल्ट पे ही चले, है ना, 1110 वोल्ट इन यूएसए, है ना। तो उस केस में क्या रहेगा, ये आपका चार्जर है ना, वहां पे सेल होना अलाउ नहीं होगा वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां के नॉर्म्स के हिसाब से 240 वोल्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर कुछ ना कुछ या कन्वर्टर देना पड़ेगा, या पर्टिकुलर आपको बताना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए आप वहां पे सेल करना चाह रहे हैं। कि मतलब ऐसा होता है ना, कई बार ऐसी डिमांड होती है कि उनको 110 240 वोल्ट का ही चाहिए किसी कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए, वैसे तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर, है ना।
तो नॉर्म्स का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट को कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह नॉर्म्स लग जाता है। जैसे ये वाला मैंने बताया ना कि इंडिया में जिस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं वो मतलब ये वोल्टेज पे वर्क कर रहे हैं 240 पे कर रहे हैं, 240 वोल्ट, वहां पे चार्जर 110 वोल्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो आप अपना चार्जर देंगे भी वहां, तो वहां पे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो अमेजन भी क्या कहेगा कि भैया आप चार्जर भेजेंगे, वहां पे रखा ही रहेगा हमारे वेयर हाउस में, और फिर हम वापस कर देंगे 3 महीने बाद आपको। तो ऐसा कोई बिजनेस से मतलब नहीं है, तो वो आपको कहेगा कि रहने दीजिए, आप अपना प्रोडक्ट को ये वाला मत भेजिए। हम्म। लेकिन अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट देखें जो वहां पे यूज किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है, तो वो वहां पर अपनी वहां के हिसाब से सेल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो उनमें आती है कि जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, है ना, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हुए या कोई जैसे चिपसेट या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से या पावर कंजम्पशन वाले जो प्रोडक्ट है, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि वहाँ की गाइडलाइन के हिसाब से अपन को सेल करना है। बाकी अगर आप जैसे वो फैशन कैटेगरी में, विमेन फैशन कैटेगरी या पर्टिकुलर क्लोथिंग में या किसी में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं आएगा दिक्कत। एंड व्हाट अबाउट जैसे फूड वगैरह का भी करते हैं लोग उसमें? नहीं, फूड में थोड़ा सा रहता है। फूड में क्या रहता है, आपके पास एक FSSAI लाइसेंस होना चाहिए, फसाई लाइसेंस जिसको कहते हैं, वो इंडिया में होना चाहिए, है ना। और फिर उसको वहां पे भी रजिस्टर करवाना है। ओके, तो उधर। फूड में थोड़ा सा मतलब इंडिया में भी देखा जाए इतना नहीं, मतलब हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इनके रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। फसाई लाइसेंस बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें, थोड़े से रूल्स रेगुलेशन बढ़ जाते हैं बस। ओके। उसमें पता कैसे लगेगा किस चीज की डिमांड है यूएस मार्केट में, किस चीज की नहीं? थोड़ा वॉइस आपकी कम आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये हमें कैसे पता लगेगा किस चीज की डिमांड ज्यादा है और किस चीज की नहीं है? अच्छा, वो अपन आगे वाले टॉपिक आएंगे ना, उसमें अपन क्लियर कर सकते हैं कि ये वाला सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये वाला, उसको अपन कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ ये। एंड सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, इन केस जैसे आपने कहा कि अमेजोन हमारे बिहाफ पे एक तरह से गारंटी लेता है, राइट? तो हम्म हम्म हम्म, हम्म। एग्जाम्पल मतलब फॉरेनर्स जो होते हैं अपने राइट्स को लेके बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, राइट? हम्म, इसके अगर जैसे किसी ने कोई फैशन प्रोडक्ट बेचा, मतलब कोई मेकअप किट हम्म, वगैरह, एलर्जी कर गया और उन्होंने आगे से केस लगाया, तो हु विल हैंडल द केस, amazon और जो सप्लायर होगा? ये एक्चुअली ये आएगा सप्लायर के ऊपर, सप्लायर। क्योंकि हाँ, अमेजन ये कहेगा कि ये यहाँ से सप्लाई किए गए हैं। अमेजन तो इस चीज में हैंड्स अप कर देगा, वो कहेगा कि जैसे ये प्रोडक्ट किसी ने अमेजन से खरीदा सपोज है ना, तो अमेजन यहाँ पर केवल क्लियर मेंशन किया हुआ है अमेजन ने कि वो केवल और केवल बीच के एक मीडिएटर की तरह वर्क कर रहे हैं। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग या कोई डिफेक्ट होने की गारंटी आप देखिए उसमें लिखा होता है ना, मैन्युफैक्चर या डिफेक्ट होने की गारंटी, सारी चीज मैन्युफैक्चर के पास जाएगी, है ना। राइट। तो ये चीज आप मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर जैसे कोई डिफेक्ट कर गया, तो आपके लाइसेंस चेक किए जाएंगे कि आपने जो इसका जो एजम्पशन लिया हुआ था और ये वाला आपने जो अप्रूवल लिया हुआ था, है ना, ये सारे ओके हैं या नहीं, है ना। और आपके प्रोडक्ट को भी टेस्ट किया जाएगा, बहुत सारी चीजें की जाएंगी। तो मतलब इसमें तो फिर एक सेलर या जो मैन्युफैक्चरर है वो जिम्मेदार रहेगा इसमें। ओके ओके, ठीक है। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हम्म। और सर जो आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक का 240 वॉट का है वहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि हाँ हमारे हाँ। इंडिया में एंड वहाँ पे 110 वॉट यूज करते हैं, तो देन हमें कैसे हम्म। पता चलेगा कि वो 110 का करते हैं या 100 का करते हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो अपन गूगल से सर्च कर सकते हैं। अच्छा। गूगल पे आ जाता है कि जस्ट एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरे स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? बिल्कुल सर। जी, ओके। एक मिनट, ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, बस मैं एक मिनट थोड़ा अमेजन पैनल से आपको वो चीज क्लियर कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
हेलो जी, मेरे वॉइस ऑडिबल है ना सभी को? जी। यस सर। जी। देखिए, अभी मेरे से क्वेश्चन किया गया था ना कि अपन कैसे पता करें कौन सा प्रोडक्ट है। देखिए, ये पैनल में आता है, ये अमेजन पे अपन आएंगे ना, तो जैसे ब्रांड में ब्रांड एनालिटिक्स पर आएंगे, तो एनालिटिक्स का ही मतलब से आप समझ गए होंगे कि एनालिटिक्स का मतलब ही है क्या है। कि इसमें क्या है ना, वो प्रोडक्ट का बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा ये सर कहाँ से आपका ओपन ब्रांड। किया आपने ये डैशबोर्ड ये में वो अमेजन बता पैनल दीजिए। होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे ओके। ये अमेजन पैनल पे आप ये थ्री डॉट्स पे आएंगे ना, थ्री लाइंस पर, इधर लेफ्ट में है ना, आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार खुलेगा ना। तो इसमें आप नीचे आइए ब्रांड पे, ये ब्रांड है ना, ब्रांड पे आप आएंगे और ब्रांड एनालिटिक्स, ठीक है, इस पे आ गया। और ब्रांड एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स में ये आपको पूरा का पूरा दे देगा कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ना, इस पे क्या सर्च वॉल्यूम है, क्या आपका ये कैसा है प्रोडक्ट, ये सारी चीज आ जाएगी आपके सामने एग्जैक्ट। देखिए सही है, कितना तो सर्च हमारा वॉल्यूम है। प्रोडक्ट भेजने के बाद होगा ना, तो मैं पूछ रहा हूँ जैसे हम पहले कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा हमारे लिए वो कर सकता है। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यूएस में अगर मोबाइल चार्जर 110 वोल्ट का है तो यूज कर रहे हैं लोग, हम्म और हमारे यहाँ से हम उसको 240 वोल्ट का सेल आउट कर रहे हैं, तो वो लेगा ही नहीं। तो हमें कैसा पता हम्म हम्म, लगेगा कि हम 110 का ही उसको बेचें फिर, एक या मिनट। 100 वोल्ट का है वो हम उसको बेचें, यहाँ से बना के बेचें? वो कैसा पता लगेगा कि वो क्या यूज कर रहे हैं? अपन डायरेक्टली गूगल से भी सर्च कर सकते हैं ये चीज, कि ओके। ये हमारे सामने आ जाएगी इसमें। देखिए, ये आ गया ना डायरेक्टली। एनीवे से द हम्म। सप्लाई वोल्टेज इज 120 वोल्ट, ओके। है ना। तो ये हमको खुद ही देखना पड़ेगा इसमें कि वहां पे जिस कंट्री में हम सप्लाई करना चाह रहे हैं, वहां पर ये एलिजिबल है कि नहीं हमारे ये प्रोडक्ट, है ना। और एक चीज जैसे थोड़ा सा मैं और इसको डीपली अगर मैं देखूं बताऊं मैं आपको। देखिए, इसमें क्या रहेगा कि ये इतना इजी नहीं होता है इसमें, ये चार्जर वाले केस में वर्क करना, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, इनमें वर्क करना इतना हम्म। इजी नहीं होता है। सपोज दैट अगर आपके पास कोई चार्जर है भी, है ना, है ना, ये चार्जर है भी, है ना, तो इसके साथ आपके पास एक बीआईएस नंबर होना चाहिए। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये इंडिया में सेल करने के लिए प्रोडक्ट लगता है, जब अपन इंडिया में सेल करेंगे ना, है ना, तो उसका एक बीआईएस नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये कौन से वाले बीआईएस प्रोडक्ट नंबर जो कहाँ से मिलेगा सर? ये गवर्नमेंट से हमको लेना पड़ेगा। जैसे अपन जीएसटी नंबर लेते हैं ना, तो ऐसे एक बीआईएस नंबर लगता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये कौन से वाले प्रोडक्ट होते हैं आप देखिए, जैसे ये वो चिप लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जिसमें आईसी लगी होती है, जिसमें पीसीबी का अपन यूज करते हैं ना, जिन हम्म। प्रोडक्ट्स में, हम्म। उनमें बीआईएस नंबर लेना ही है अपन को, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। समझे, जैसे जिसमें सपोज दैट आप कोई सीरीज वाली अपने यहाँ जैसे या झालर लगती है ना, वो सीरीज लगाते हैं अपन दिवाली पे, है ना, तो अगर नॉर्मल लगा रहे हैं वो तो ठीक है ना, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पीसीबी यूज हो गई तो आप समझिए उसमें बीआईएस लगेगा, बीआईएस नंबर। अब बीआईएस नंबर थोड़ा, ये बीआईएस नंबर लेना थोड़ा सा एक इसमें अमाउंट लगता है इसमें। आप ये मान सकते हैं अगर आपको अपना प्रोडक्ट पे बीआईएस लेना है तो आप मान के चलिए लगभग 60 से 70 हजार का इन्वेस्टमेंट है इसमें बीआईएस नंबर लेने का, अप्रोक्स, अगर मोटा मोटा मैं बताऊं, ठीक है। और 60 से 70 हजार का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऊपर से ये अप्रोक्स मैक्सिमम ये 2 या 3 साल के लिए वैलिड होता है ना। ये मैक्सिमम 2 to 3 years के लिए वैलिड होता है मैक्सिमम। फिर आपको रिन्यू कराने के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, हालांकि पूरे नहीं, मतलब 20 या 30 हजार का फिर से खर्चा करना पड़ेगा। तो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिसमें पीसीबी यूज हो रही है, उनमें बीआईएस मैंडेटरी है इंडिया में सेल होने के लिए, ठीक है। इंडिया से बाहर सर? नहीं, वो भी बाहर जाने के लिए बीआईएस लगेगा ना। अब देखो मैं आपको बताऊं कैसे। आप जैसे आप कह रहे हैं कि हम इंडिया, मतलब ये मेरा एरिया है, ये मेरा इंडिया है, ठीक है, और मैं तो यूएसए में करूंगा, है ना। अब मैं इंडिया में करना ही नहीं चाह रहा, है ना, मैं तो इंडिया से बाहर करना चाह रहा हूँ, है ना। हम्म। लेकिन आप उसको भेजोगे तो इंडिया से ही ना। इंडिया में आपके पास कैसे आया, हम्म। इंडिया में आपके पास कैसे आया, इंडिया में आपके पास आएगा तो आप, मतलब आपने पार्ट्स मंगाए, रॉ पार्ट्स, है ना, रॉ मटेरियल मंगा के आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, ठीक है। अब आप जब यूएसए में भेजेंगे तो उसका एक इनवॉइस तो बनाएंगे ना।
सर है तो ना। हम सीधा जैसे मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवा के सीधा यूएस नहीं कर सकते? चाइना से अगर डायरेक्टली अगर आप यूएसए में करना चाहें कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए चाहिए होगा बीएएस? नहीं, उस केस में फिर आपको सी नंबर लगेगा वहां का। ओके। ये अगर आप देखेंगे ना, जैसे अमेरिका में है ना, तो एक वहां पे सीई नंबर लगता है। आप देखिए जो बड़े जैसे आईफोन या बड़े वाले चार्जर होते हैं उनके पे एक सी सर्टिफाइड होता है पीछे लिखा हुआ, है ना। यस। तो ये सी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, लेकिन ये और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। आप इंडिया में बैठ करके अगर आप चाइना में बोलेंगे कि भैया आप यूएसए में मटेरियल निकाल दीजिए, है ना, तो आप आउटबाउंड ये सारी चीज करेंगे तो एक चाइना भी आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा, बात काफी जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, और सर यूएसए के अलग भी। कैटेगरी सी सब में चाहिए होगा या अलग कैटेगरी में कम होगा? जैसे ये तो नहीं, चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक की बात कैटेगरी हुई। का मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ओके, मैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक के कैटेगरी का अलग बता करे तो जैसे रहा हूँ। होम कौन सा? अप्लायंसेस में कर ले, होम अप्लायंसेस में तो उसमें भी होगा ये देखिए, सी नंबर का? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जिसमें पीसीबी यूज हो रही है ना, पीसीबी ओके। जिस भी प्रोडक्ट में, है ना, आप होम ओके। अप्लायंसेज में कुछ ऐसे प्रोडक्ट देख लीजिए जिसमें पीसीबी यूज हो रही है, तो उन पीसीबीज में आप ये समझ लीजिए ये वाले क्राइटेरिया लगने ही है। ओके सर। अब होम अप्लायंसेज में जैसे कि आपने कुछ भी, जैसे पेन है या कुछ भी घर का कोई ऐसा सामान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई यूज ही नहीं है, देन इट्स ओके, आप कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन ये जो आपने बताया ना, ये काफी टिपिकल हो जाता है। जैसे आप कहें कि चाइना से डायरेक्टली, ये चाइना है और चाइना से डायरेक्टली आप यूएसए अगर वो करेंगे इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करके, ये इसलिए क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट आए नहीं, आपको पता ही नहीं है। वो चाइना वाला बंदा है, वो बैठा हुआ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको पता है कि भैया जो वेंडर हैं, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं, सेलर, उनको जो हाँ प्रोडक्ट जी। चाहिए, है ना, वो उनके पास जा ही नहीं रहा है। आपने 1000 का पेमेंट कर दिया, लाखों का, आपने कहा क्या वहां पे निकाल दीजिए, वो बंदा क्या करेगा, जैसा मन आएगा डिफेक्टिव या जो होगा वो वहां पे निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बीच में इंस्पेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे कैसे भी हो, बस वहां पे पहुंचाना है बस। उसको डर और ये सर रहेगा ना। इसमें आरटीओ क्या रहता है फिर? आरटीओ मतलब रिटर्न टू ऑरिजिन, आरटीओ मतलब कोरियर रिटर्न। तो फिर इसमें क्या रहेगा, जैसे बाहर से हमें एक्सपोर्ट करवाते तो? मतलब आरटीओ को मैं समझा नहीं, कौन से वाले ज- फील्ड के मतलब। जैसे ये भाई बोल रहे थे कि चाइना से डायरेक्ट अमेरिका करवाए हैं ट्रांसफर, तो वो हम्म। आरटीओ वाले प्रोडक्ट्स वापस किसके पास आएंगे? वेंडर पे वो या फिर चाइना के पास सप्लायर पे? गए। नहीं नहीं, वहां पे अपन कह सकते हैं, जैसे अपन वहाँ का जो वेयर हाउस होगा वहां पे अपन कह सकते हैं कि देखो, चाइना ने तो वहां पे भेज दिया, वेंडर ने हमारे जो अमेजन का वेयर हाउस है वहां पे भेज दिया, ठीक है। अब जब रिटर्न होगा तो Chelsea. अमेजन आपसे पूछेगा कि आप किसको वापस चाहिए, मतलब किस एड्रेस पे आप वापस चाहते हैं। तो हम बता देंगे हमको इंडिया वाले एड्रेस पे वापस चाहिए, तो अपने इंडिया वाले एड्रेस पे वापस मंगा लेंगे। तो ये तो यूजलेस सा हो गया, फिर इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होएगा ना। बहुत, आप ये तो समझ सर लीजिए बहुत जैसे पैसा है हम इसमें। किसी आदमी को कह रहे थे कि तू अपने नाम से हमारा प्रोडक्ट भेज दे, तो हमें किसी आदमी को कह भी तो सकते हैं कि हमारा मतलब माल आएगा, इंस्पेक्शन करके बता देना पहले। कर वो भी तो। सकते हैं सर, कर सकते हैं सर। पर कितने प्रोडक्ट्स करवाएंगे? ये कोई वो नहीं है ना, हजार हजार ऑर्डर्स आते हैं इकट्ठे। तो इंडिया में बस सही मंगवा बात के है। भी तो कराओगे ना? नहीं, ऐसा इन- है ना, देखो इंडिया में आपके पास आ रहा है, कोई भी चीज आपके पास आ रही है, ठीक है, आप उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करके आप इंडिया में भी सेल कर सकते हैं। अगर यूएसए में सेल नहीं हुआ तो आप इंडिया में भी सेल कर सकते हैं उसको, है ना, पार्टीशन डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप यूएसए भेज रहे हैं तो आपके पास तो कोई प्रोडक्ट आया नहीं, आप इंडिया में तो सेल ही नहीं कर पा रहे उसको। आपके पास जो आएगा वो आरटीओ वाला है, डैमेज या डिफेक्टिव प्रोडक्ट आएगा जो आप अमेरिका यूएसए मतलब अमेजन यूएसए से मंगाएंगे अपने पास। सर फिर वैसे रेशो क्या Ada रहता है kapatid. आरटीओ का? वैसे मैंने सुना 40-50% होता ही है, 30-40%। आप ये मान के चलिए 20% मान के चलिए। तो देखिए 20% तो 20%, लॉस हो ही चुका मतलब पहले ही। हाँ हाँ, 20% आप मान के चलिए, है ना। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो 10% मान लीजिए। ये मैं एवरेज का बता रहा हूँ। और अगर थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है और प्राइस ज्यादा है या थोड़ा सा प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, डिफेक्टिव टाइप के हैं, तो आप मान के चलिए 30 to 40% होता है। तो सर जैसे अमेजोन पे हम लिस्टिंग करते हैं तो उसमें भी हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है कि हमारी लिस्टिंग ऊपर बिल्कुल दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन चलता है कि लिस्टिंग ओके। कैटेगरी किस कैटेगरी में है, आपके इमेज कौन सी होनी चाहिए, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपके बुलेट पॉइंट्स, और ये सारी चीज एक्यूरेट, मतलब सब कुछ होना चाहिए। वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे इसमें पूरा एक एक चीज कि वो चीज क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्यों है, वो रूल्स रेगुलेशन सारे आपको पता चल जाएंगे उसमें। हाँ, लेकिन उसमें ऑप्टिमाइजेशन चलता है, बिल्कुल चलता है उसमें।
तो सर जैसे अभी मैंने यही पूछा था चाइना से सीधा यूएसए का, तो उसमें अगर हम बात कर लें अपने मतलब सप्लायर से ही जिससे हमने प्रोडक्ट भिजवाए हैं कि जो डिफेक्ट है वो वापस तुम्हें ही देने हैं, तो वो सीधा भी तो यूएसए से चाइना जा सकते हैं जो रिटर्न हाँ होगा जा वो। सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन एक बात बताओ, जैसे तो आप मेरे को समझिए इस चीज को। इसके लिए भी वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, चाइना से यूएस के लिए भी। हाँ आईएसी तो उसके लिए चाहिए होगा ना। आप अगर यूएसए में अपने, अमेजन आपके प्रोडक्ट को यूएसए में रख रहा है ना, तो वो चाइना के नाम से नहीं रख रहा है, वो आपके सेलर के नाम से रख रहा है। और जब वो सेलर के नाम से रखेगा अपने पास प्रोडक्ट और बैंक में आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, तो उसके लिए एक आईईसी कोड रहेगा। ओके सर। ओके। अमेजन को ये नहीं मतलब कि चाइना से आ रहा है, क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है। आपने बोला है कि चाइना से प्रोडक्ट आएगा, वो मेरे नाम से रख लीजिए, वो रख लेगा आपके नाम से। ठीक है, उस पर आपका लेबल लगा होगा, आपका बारकोड लगा होगा, ये सब आप चाइना वेंडर से कहेंगे कि भैया आप ये कर दीजिए और इतना लेबल लगा के रख दीजिए, है ना, और बारकोड ये मेरा होना चाहिए, मेरे नाम से होना चाहिए, वो सब करके देगा हमारा चाइना वेंडर और यहाँ पे भेज देगा। ठीक है। और जब यहाँ पर अमेजन को तो ये पता है ओके। कि भैया ये चाइना से उसको मतलब नहीं है, उसको केवल पार्सल से मतलब, पार्सल आ गया, वो चेक करेगा किसके नाम से, ऊपर लेवल चेक करेगा, बारकोड चेक करेगा, कौन सा प्रोडक्ट है ये चेक करेगा और रख लेगा। उसको ये मतलब ओके नहीं सर। कहाँ से आया पार्सल। और जब ओके। आज ये आपके नाम से हो गया, अब जब आपको क्यों वो अलाउ कर रहा है, क्योंकि आपने आईईसी सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया है, तभी तो वो अलाउ करेगा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रखने का। ओके समझ आपको इस गया पे मैं। देगा, वो आपके आईईसी सर्टिफिकेट पे देगा। ओके। लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये जैसे आपने जो चाइना का बताया है ना, मैं उसके बैप पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर और कर दूं। ये जो जी। कॉन्सेप्ट है ना, बहुत टिपिकल है ये वाला। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आप एक तरीके से कि अ, मतलब आप कुछ बिना पढ़े एक तरीके से आप 10 12 ये सब कुछ पास कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप किसी बार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है, मतलब मैंने जो किया है इस पे वर्क, ये जो चाइना से आप वेंडर से आप बोलेंगे ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये इस हिसाब से करते ही नहीं है। इवन जैसे मैं आपको बताऊं, चाइना से इंडिया में आता है ना, तो जो हाँ जी। प्रोडक्ट होता है ना, जो पैकेज होता है, उस पे एक आईईसी नंबर लिखना होता है। मतलब आईईसी और सेलर की डिटेल लिखनी होती है, आईईसी नंबर होता है पैकेज पर, है ना, हम्म। जिससे कि जो हमारे कस्टम डिपार्टमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है ये कौन है ना। और आप सेलर का नंबर, नाम वाम सब लिखा जाता है ना। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, वेंडर अगर बहुत अच्छा है, मतलब चाइना में जो बनाने वाला बहुत अच्छा है, तो ठीक है ना। लेकिन आपको 70 to 80% ऐसे वेंडर मिलेंगे जो जल्दबाजी में इनको मेंशन ही नहीं करते हैं, आईसी नंबर भूल जाते हैं, इस वजह से आपका पार्सल ही पड़ा रहता है वहां पर। वो कहते हैं भैया ये आपका आईसी नंबर नहीं लिख के दिया, तो आपको आइडेंटिफाई कराना पड़ता है कि देखो ये है, ये नंबर से आया मेरा, ये है, ये बिल नंबर था, ये सब मतलब ये बिल नंबर था, बिल्टी नंबर ये है। तो आपको वहां पे अपना प्रूफ करना पड़ेगा। कई जगह तो आपको सेलर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भूल जाते हैं वो लोग। तो आप सोचिए कि जब वो ऐसे ऐसे मिस्टेक करके आपको भेजते हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। जैसे आपके पास यहाँ से मटेरियल है, आपको यूएसए में भेजना है, तो आप उसके ऊपर अपना अमेजन का लेबल लगाएंगे, अमेजन का भी लेबल होगा, है ना। ऊपर से आपका ये प्रोडक्ट कोड, बार कोड और ये सब एक एक प्रोडक्ट पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ऊपर के बॉक्स पे लगा देंगे, ऐसा नहीं है, आपको एक एक जो प्रोडक्ट है ना उस पे भी आपको बार कोड लगाना पड़ेगा, जो अमेजन देगा आपको। तो आप, ये बारकोड तो अमेजन आपको दे रहा है, आप चाइनीज वेंडर को देंगे कि आप ये मेरे 1000 प्रोडक्ट जा रहे हैं, इन पे ये वाला बारकोड लगा दीजिए और पैकेजिंग पे आप मेरा नाम मेंशन कर देना ये। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब वो आईसी नंबर लिखने में भी, और ये छोटी सी मतलब छोटी चीजों के लिए वो कहते हैं इतना उनके पास वो नहीं होता है, इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे 1000 प्रोडक्ट पे वो बारकोड लगाएंगे और आपके बारे में लेवल और ये सब प्रॉपर एक्यूरेट अच्छे से फिल करके देंगे वो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस चीज को करना। बहुत ही ओके। मतलब ये तो, अगर देखा जाए, अगर मैं उसमें बात करूं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। बिल्कुल इसमें तो मतलब करना ही बहुत मुश्किल है ये वाला। ओके सर। सर वो स्कैम्स भी तो बहुत करते हैं, पैसे लेके माल ही नहीं आता कभी। वो उसके लिए यार वेंडर सर्च करने पड़ते हैं। अपन हाँ को मतलब वेंडर से ना मोस्ट ऑफ दी तो स्कैमर्स ही बैठे हैं, अलीबाबा वगैरह हर जगह पे। नहीं नहीं, आप वेरीफाइड पे जाया करो ना, जो वेरीफाइड होता है ना वहां और पर सर थोड़ा फिर सा ये अमाउंट भी तो लगता है। है, सेकंड चीज हमें चाइना एक बारी को जाना ही पड़ेगा, विजिट भी करके आना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बिल्कुल। नहीं नहीं ऐसा जस्ट नहीं है, आप डायरेक्टली सैंपल भी मंगा सकते हैं।
चलिए सर, जैसे कि चाइना में हमें कैसे पता लगा कि ये वेंडर बेटर है? क्या क्या? जैसा कि हमने आउट ऑफ इंडिया में ऐसे कोई वेंडर हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, हम्म। देन हमें कैसा पता चलेगा कि ये वेंडर बिल्कुल जेन्युइन है और ये वेंडर बिल्कुल बेकार है? इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है बहुत जेन्युइन वेंडर आपको धोखा दे दे, और हो सकता है बहुत बेकार वेंडर है, वो आपके साथ बहुत ऑनेस्टली बात कर सके। इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका कुछ नहीं कह सकता इस चीज में। ये हम्म। एक रिस्क पे ही खेलना पड़ेगा इस चीज को। हालांकि ऐसा है ना, वहाँ पे बिजनेस जो बड़े बड़े होते हैं वो इस तरीके हम्म। से नहीं करते हैं। जिसका बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब रेप्यूटेड कंपनी है वहाँ की, तो वो इस तरीके से नहीं करेगी। हम्म। लेकिन गारंटी उसकी भी नहीं ले सकते। क्या पता कभी एज ए डिफॉल्टर हो गई या कंपनी छोड़ के चले गई तो कुछ नहीं। वहाँ पे चाइना में इंडिया के रूल्स तो वैसे भी अप्लाई नहीं हो सकते। कोर्ट वोट कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। तो आप केवल हम्म। एक फॉरेन मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। वहाँ पे इंडिया के रूल्स ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। तो इसमें तो केवल अप टू यू कि आप उस चीज को कैसे कर सकते हैं। उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता चाइना वाले केस में तो। इसलिए कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होना कि मतलब इंडिया में मेड इन इंडिया करो सारी चीजें। मेक इन इंडिया जो प्रोसेस चलाया है वो इसीलिए चलाया है कि इस पर बिलीव भी है लोगों को। अब ये है कि थोड़ा चाइना के क्या है, वो उनका प्रोडक्ट्स भी अच्छे रहते हैं तो वो बेटर वर्क करते हैं इसमें। नो डाउट। वो काफी इस चीज में बहुत आगे हैं वो, मतलब उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की है। तो उनका वर्क भी ये रहता है। मतलब मजबूरी है कि अपन को मंगाना ही पड़ेगा। जो चीज इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम अपने प्रोडक्ट्स पे। एग्जैक्टली है। यस, वही ना। सर एक बात और भी है, जैसे कि बाहर अगर हम क्लॉथ का या शूज का ऐसे कुछ करते हैं तो उसमें क्या रेशो होता है? उसमें क्या? अ, उसमें तो देखो, उसमें तो आपकी कस्टमर रेटिंग पे चलता है पूरा। आपका प्रोडक्ट का कितना एसईओ हुआ है अमेजन पर, और आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्या उसका मतलब क्या क्वालिटी है, क्या रिटर्न रेशियो है, इस पर पूरा वर्क करेगा। उसके लिए भी तो कुछ उसमें तो सर्टिफिकेट्स लेना पड़ेगा? किसके लिए? जैसे कि जो क्लॉथ्स हैं शूज हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ लेना पड़ेगा नहीं जैसे नहीं कि नहीं इसमें नहीं बी नहीं। एस आई? नहीं 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 नहीं, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। मतलब जैसे अगर आप क्लोज फ्लोज का कर रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं है कि मतलब आपको करना है। आप जैसे इंडिया में कर रहे हैं ना, वैसे ही आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ रूल्स हैं। जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप शूज लेने के लिए जाते हैं किसी ये मार्केट में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे साइजेस दो लगे होते हैं कि इंडिया में जो है और यूके में साइज कितना है। वो मतलब वो होता है ना, यूके से कंपैरिजन करके बताते हैं ना यूके में कितना चलता है और इंडिया में कितना मानते हैं उसको। तो बस हम्म। उस हिसाब से अपन को एक कंपेयर करके चलना पड़ेगा कि वहां पे कितना चल रहा है वो साइज। हम्म। जैसे हमारे 8 नंबर का मेरे शूज, मतलब मेरे शूज 8 नंबर के हैं, तो वहां पे एक बार देखना पड़ेगा यूके में वो कितना साइज माना जाता है, यूएसए में कितना साइज माना जाता है उसको। तो उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट लिस्ट करके देना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपनी लिस्टिंग में बताना पड़ेगा कि यूके के हिसाब से या यूएसए के हिसाब से वो कौन सा साइज नंबर है। हम्म। तो उसके और लिए ऐसा बाकी तो तो कुछ देखो। नहीं, हाँ हाँ, बोलो बोलो। उसके लिए ऐसा तो कुछ लेना नहीं पड़ेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में बी एस आई लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, या कुछ ऐसा तो नहीं लेना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ नहीं। आप इंडिया में भी कर सकते हो। नहीं, इंडिया से बाहर की बात करें सर। इंडिया से बात को नहीं 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 नहीं, अगर उस कंट्री में जाएंगे जिस कंट्री में अलाउ हुआ हेलो। है ना। हेलो। I'm audible सर। हाँ जी जी, ऑडिबल ऑडिबल। सर उस समय मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरी वॉइस ही नहीं जा रही थी। अभी फिर मैंने हेडफोन से कनेक्ट किया। सर मैं कह रहा हाँ हूँ हाँ जी, कि बताइए। जैसे अपन टू कंट्रीज में अगर कोई काम करते हैं तो इस तरह के जो इश्यू नहीं आए कि हम पेमेंट कर दे उधर से माल नहीं आया, या हम माल भेज दिए उधर से पेमेंट नहीं आया, तो इसके लिए शायद बीच में कुछ होते हैं ना मीडिएटर जो डील करते हैं कि आपका पेमेंट ओके है, आपका माल ओके पहुंच गया है, तो वो रिलीज करते हैं पेमेंट। वो एजेंट बनाने पड़ते हैं, है ना, लेकिन वो एजेंट पे ही भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब वो हाँ एजेंट अगर। होते हैं या फिर जो जो गाइडलाइन है बिजनेस के, उन उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होते हैं ना? देखो, गाइडलाइंस तो हैं कि हम्म। कोई भी कंपनी का, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर कोई कंपनी वाला है तो वो इस तरीके से किसी से चीट नहीं कर सकता। लेकिन मेन हम्म। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर यहाँ पे इंडिया में किसी ने चीट किया, आप क्या करेंगे? उसके ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं, है ना। हम्म। ये कर सकते हैं ना। और उस पे वो एप्लीकेबल भी होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में है तो उसको कोर्ट के लॉज और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो मानने पड़ेंगे, है ना। जी बट जी। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो वहां पे इंडिया का कोई भी लॉ काम ही नहीं करेगा।
जी जी जी। हमारे वो फॉरेन मिनिस्ट्री या जो हमारी गवर्नमेंट है वहां पर बस केवल एक वो बोल सकती है, बता सकती है कि इस तरीके से ये चीट हुआ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन ले। अब कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। जी जी। अब चाइना की अगर देखा जाए तो चाइना की काफी कंप्लेंट्स आती होंगी चाइना में कि भैया आपके ये वेंडर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये इनका ऐसा हुआ है, ये कंप्लेन आई है। अब चाइना चाइना है, अगर उनको नहीं लेना एक्शन तो कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो देखो, चीट होने का तो ऐसा है कि इसका तो कोई वो ऐसा है नहीं है कि चीट करने को तो अब ऐसा अमेजोन भी कर सकता है सर हमें। जैसे हम नहीं, ऐसा है ना, ऐसा है ना। फ्रीलांसिंग पे सर, फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, तो जब हम कोई अप्लाई करते हैं वर्क के लिए, तो फ्रीलांसर पेमेंट होल्ड करके रखता है। उस केस में जब हम्म ओके है, हमारा प्रोजेक्ट 50% डिलीवर हो गया, तो फिर पेमेंट रिलीज कर देता है। हम्म। कहीं पे भी डिस्प्यूट होती है तो हम वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करते हैं, तो फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जाके पेमेंट रिलीज होती है। तो बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप का पेमेंट या वो टास्क का दिक्कत नहीं होगी कि काम कर दिया पेमेंट नहीं आया, या पेमेंट कर दिया काम नहीं आया। नहीं, वहां पर तो ऐसा है ना कि अगर ऐसा है तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है, अगर वो सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं कर रहा जी है जी। ना, तो आप एक तरीके से कोर्ट केस भी जा सकते हैं, कोर्ट केस भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उस पर भी वो लागू हुआ, जो आप पे लागू है वो उस पर भी लागू है। बट आउटसाइड इंडिया वो चीजें वर्क नहीं करती हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया तो एक भी रूल इंडिया के कोर्ट का मतलब अप्लाई ही नहीं होगा, तो उसमें फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके साथ कोई बाहर से चीट हो गया तो मतलब आई डोंट थिंक कि उस पर कोई वर्क हो पाएगा। और हम्म। अब जैसे मैं बताऊं आपने कहा कि जैसे अमेजन अगर कर सकता है, तो अमेजन बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन देखो अमेजन की जो ब्रांड वैल्यू है ना, जो रेपुटेशन है ना, वो इतनी बड़ी है कि वो, आप ये समझिए कि नॉर्मल उसके लिए जो करोड़ों के लेन देन होते हैं ना, उसके लिए बहुत नॉर्मल चीज होती है जी जी। मतलब ये वो। एक तरह से चिंदी चोरी टाइप से हो गई, जहाँ पे उतनी बड़ी टर्न है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे काम तो नहीं करेगी, क्योंकि एक नहीं ब्रांड। करेगा, अरे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा है ना। अमेजन की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि अगर अमेजन केवल अपना ब्रांड नेम, जो उसका अमेजन का ब्रांड है ना, कॉपीराइट, अगर उसको ही सेल करने निकले तो करोड़ों अरबों में बिकेगा, केवल नाम ही नाम उसका बस। उससे प्रोडक्ट और जैसे उसकी हम कोई सर्विसेज ये सब हटा वेबसाइट दे। वगैरह बनाते हैं, अगर हमें हम्म। उसका लोगो या वेबसाइट का ट्रेडमार्क, अगर ये सब चीजें हमें कहीं पे कराना है, तो इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए आपको ट्रेडमार्क एजेंसी, जो लीगल कंसल्टेंट होते हैं ना, उनके पास जाना पड़ेगा, नॉट सीए। कई हम्म। सीए होते हैं वो करवा देते हैं, लेकिन जो कोई लीगल एडवाइजर होते हैं है ना, कंसल्टेंसी होती हैं, हम्म। वो आपका लोगो देखती हैं कि आप कौन सा लोगो में कर रहे हैं, है ना, क्या नाम रख रहे हैं, और वो उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे कि ब्रांड रजिस्ट्री में है अवेलेबिलिटी या नहीं, और ये कोई अपोजिशन आएगा या नहीं, तो आपके ब्रांड को वो रजिस्टर करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, अगर ओके है तो। और अच्छा। अप्रोक्स आप मान के चलिए 10 से 12 हजार का खर्चा होगा उसमें, वन टाइम। वन टाइम रहेगा। लेकिन उसमें ये रहता है कि अगर बाद में देखिए 6 महीने के बाद में वो रजिस्ट्री में जा रहा है, और रजिस्ट्री में अगर किसी ने अपोजिशन लगा दिया, ऐसा हम्म। होता है कि उसमें मतलब जो वो ब्रांड के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, और रजिस्ट्री के टाइम पे आपके सामने कोई वो प्रॉब्लम आ गई, मतलब किसी ने, जैसे आपने अपने नाम से, मतलब जैसे सपोज दैट आपने XYZ नाम से कोई ब्रांड नेम ले रहे हैं, आपने रजिस्टर करवाया, आपका पब्लिश होने लगा, और रजिस्टर होने में देखो 1 साल लग जाता है इजीली, 9 महीने से लेकर के 1 साल मान के चलिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आज अपन गए 2 महीने में, 2 महीने तो इम्पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि देखिए 120 दिन का तो वो वाला टाइम दिया जाता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज के, मतलब क्या होता है कि लगभग जब 4 या 5 महीने हो जाएंगे तो उसके बाद आएगा एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज का, मतलब ये है कि एक्सेप्ट रजिस्ट्री ने कर लिया, इंडियन रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया आपके ब्रांड को, और एडवर्टाइज कर दिया है कि जितने भी जो ब्रांड ओनर है इंडिया में, कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो उस पर ले लिए, कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है उसमें। तो अगर मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने कहा भैया XYZ मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सा मेरे ब्रांड नेम से मैच खा रहा है, मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्शन लग गया, तो आप समझिए 2 साल और अपनी आपके जो रजिस्ट्री की लाइन है वो आगे बढ़ गई। हो सकता है 4 साल भी लग जाए, और हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। अच्छा। और सर, तो ये जैसे इंडिया में इन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऐसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में भी होता होगा क्या? जैसे कि इंडियन इंडियन जो क्लाइंट है वो तो ऑब्जेक्ट कर दिया कि ये हमारा ऑब्जेक्शन डाला, लेकिन ऐसा भी होगा कि विदेश में कोई कंपनी सेम लोगो यूज कर रहा होगा, उस वो केस में? वो कॉपीराइट में आता है। अच्छा, कॉपीराइट। यहाँ पे अपन जो इंडिया में कर रहे हैं वो ट्रेडमार्क रहता है, इंडियन ट्रेडमार्क, उसको कहते हैं IP इंडिया कहते हैं, है ना।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है कि मतलब आपका ब्रांड नेम है ना, जो है ना, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है इंडिया के लिए, लेकिन वो इंडिया में अप्लाई होगा। जैसे आपने XYZ इंडिया में रजिस्टर करवा लिया, इंडिया के लिए वैलिड है, लेकिन अगर वही नाम अगर चाइना में यूज हो रहा है, यूएसए में यूज हो रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन तभी ले सकते हैं, या आप चाहते हैं XYZ को और कोई यूएसए में भी ना यूज करे, तो आपको उसको कॉपीराइट बनवाना पड़ेगा। तो कॉपीराइट होते हैं ना, उसमें फिर वो नाम का यूज कोई नहीं कर सकता ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो अप्रोक्स उसमें रहता है कि जो यूएसए और बड़ी बड़ी जगह रहती है ना, तो उनके सभी जगह पब्लिश होता है वो नाम, और एटलीस्ट आपका इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए ट्रेडमार्क में, तभी आप कॉपीराइट ले सकते हैं। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली कॉपीराइट लेने गए, ऐसा नहीं, आपको पहले ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा रजिस्टर्ड, उसके बाद आपको ग्लोबली अप्लाई करना है कॉपीराइट के लिए। फिर अप्रोक्स 183 या 180 कंट्रीज में वो पब्लिश होगा एक साथ। अगर कहीं ऑब्जेक्शन लग गया फिर से रुक जाएगा वो। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को कोई डाउट है इसमें? सर कोई न्यू मतलब न्यू अभी सप्लायर है, ठीक है, वो अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर करता है, तो उसके बाद मतलब वो सर्च जब सर्च करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उसका प्रोडक्ट ऊपर कैसे आएगा? उसके लिए एक प्रॉपर अमेजन का एसईओ करना पड़ेगा, जो अपन आगे बताएंगे ना इसमें। उसमें ये रहेगा एसईओ में कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उसमें अपन टाइटल वैसा रखेंगे, इमेजेस प्रॉपर रखेंगे, उसका कैंपेन चलाएंगे, हम कूपन लगाएंगे, उस पर डील चलाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर रखेंगे, उसमें E+ लिस्टिंग करेंगे, एनहेंसमेंट, ये सब मैं आगे बताऊंगा, आगे टॉपिक आएंगे। तो ये सारी चीजें जब करेंगे ना, तब धीरे धीरे अपना ऑप्टिमाइजेशन लेवल आता है। ओके, में भी ऐसा कुछ होता है जैसे गूगल पे हम लोग पे करते हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है ऊपर दिखे या कुछ इस तरीके से? हाँ, वहां पे भी करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है वहां पर। ओके ओके। जो आपको एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए बस, स्क्रीन पर देखिए, है ना। जी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है ना सबको? यस। जैसे आप कोई प्रोडक्ट को बताइए, जैसे कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके नज़र में जिसको सर्च करना हो। जैसे सपोज दैट मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है। देखिए, वॉशिंग मशीन सर्च करेंगे तो ये देखिए स्पॉन्सर जो आ रहे हैं ना, ये वही है एडवर्टाइज वाले जितने भी है ना। जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये जितने भी है ना, ये सब एडवर्टाइज वाले हैं कि ओके। जिन्होंने अपना एडवर्टाइज चलाया हुआ है। ओके, ओके। ठीक है। और किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन या कोई इश्यू? नो सर। कोई किसी को इश्यू नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को यहीं पर मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये है ना। तो अपन कल के दिन इसका जो नेक्स्ट टेबल होगा कि थोड़ा सा और एक आगे का प्रोसेस रहेगा कि ये किन किन चीजों में जीएसटी एग्जेम्पशन अपन को मिल सकता है, कि मतलब कौन से ये प्रोडक्ट है जिन पे अपन ये कर सकते हैं, मतलब बिना जीएसटी के भी अपन सेल कर सकते हैं अमेजन पर, है ना। ये भी थोड़ा टॉपिक आएगा, तो ये अपन इसको कल और क्लियर करके अपन आगे का बढ़ते हैं। कल थोड़ा अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, तो अपना प्रैक्टिकल में अपन लिस्टिंग करना, और ये थोड़ा सा अपन स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी जो ग्रुप है वहां पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। और कोई भी आपके जैसे ओके किसी ने सर। कोई अकाउंट लॉन्च किया है या अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कभी भी शेयर कर दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता ओके, थैंक यू सर। हूँ। ओके, वेलकम। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। अपन मिलते हैं कल।
सब